गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो बच्चों, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। यूनिट नंबर 4 जो हमारी चली हुई थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, उसका फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया था। आज हम उसी यूनिट का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है अल्टरनेटिंग करंट वो स्टार्ट करते हैं। और इसकी शुरुआत हमारे जो क्लास में लास्ट लेक्चर हुआ था एसी जनरेटर, वहाँ से इस चैप्टर की हो चुकी है। ठीक है बेटा। तो चैप्टर का नाम है हमारा अल्टरनेटिंग करंट। तो देखो बच्चों, अभी तक जो आप करंट पढ़ते हुए आए थे वो अभी तक जैसे हमने सर्किट पढ़े, उनमें अलग अलग कंपोनेंट लगे थे, कैपेसिटर लगा होता, रेजिस्टेंस लगा होता था, वो बेटा सब के सब कैसे डिवाइसेस होते थे, वो जो डीसी पर काम करते थे। बात समझ में आ रही है? कैसे करंट होते थे? डीसी। मतलब अभी तक जो आप सर्किट ही पढ़ रहे थे वो कंप्लीट डीसी था बेटा। ठीक है। अब हमारे सामने एक नए टाइप का करंट है जिसका हमने नाम रखा है अल्टरनेटिंग करंट। तो पहले तो हम डायरेक्ट की ही बात कर लेते हैं। डायरेक्ट करंट कौन से होते थे? क्या नाम रखा था बेटा हमने? डायरेक्ट करंट। ठीक है। तो डायरेक्ट करंट बेटा वो करंट होते थे जो कि सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फ्लो करते थे। किस डायरेक्शन में? एक ही डायरेक्शन में। ऐसे करंट को हम बोलते थे बेटा यूनी डायरेक्शनल करंट। यूनी डायरेक्शनल करंट। यूनी मतलब एक सिंगल और डायरेक्शन मतलब डायरेक्शन में। मतलब ये करंट है ना बेटा, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फ्लो होती हैं। जैसे हमने एसी में अल्टरनेटिंग में हमने एसी जनरेटर में उसका एसी का आपने क्या बनाया था? एक ग्राफ बनाया था। आपको दिखाई दे रहा था कि ये कुछ वैसे बना देता हूँ मैं, एक छोटा सा ग्राफ, कि ये यहाँ से ऐसे और फिर यहाँ से ऐसे, मतलब एक एक कंप्लीट साइकिल है एसी का। तो बेटा ये हाफ साइकिल तक तो कैसा रहा? पॉजिटिव रहा एसी करंट, और हाफ क्या हो गया? नेगेटिव। लेकिन जो डायरेक्ट करंट होता है उसकी बेटा डायरेक्शन चेंज ही नहीं होती है। जैसे ये पॉजिटिव हाफ था, ये माइनस हाफ था, वो उसमें ऐसा नहीं होता है। ये तो सिर्फ एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करता है। ठीक है। तो मैं इसको लिख भी देता हूँ। यूनि डायरेक्शनल करंट का मतलब होता है द करंट विच फ्लोज ओनली इन वन डायरेक्शन। द करंट विच फ्लोज ओनली इन वन डायरेक्शन। सिर्फ और सिर्फ कितने डायरेक्शन में ही फ्लो करता है? एक ही डायरेक्शन में। ऐसे करंट को हम क्या बोलते थे बेटा? डायरेक्ट करंट बोलते हैं। ठीक है। अलग अलग टाइप के इसके जो आपके ग्राफ होते हैं यूनिट डायरेक्शनल करंट के लिए, जैसे मैं अगर शो करूँ आपको, मान लीजिए ये करंट वर्सेस टाइम ग्राफ है। कौन सा? करंट वर्सेस टाइम ग्राफ। तो बेटा जो ये डायरेक्ट करंट होता है ना, क्योंकि मैंने लिखा ये बोला क्या है? यूनिट डायरेक्शनल करंट, एक ही इसकी क्या होती है? डायरेक्शन। तो ये ऐसे इस तरीके से क्या करता है? फ्लो करता है। ठीक है। ये आप ऐसे बोल सकते हो, ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्या कर रहा है? फ्लो कर रहा है। अच्छा, ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि जैसे मैंने एक स्ट्रेट लाइन बनाई है ऐसे ही हो। डायरेक्शन तो चेंज नहीं करेगा, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड तो बेटा क्या हो सकता है? चेंज हो सकता है। जैसे मैं अगर एक और आपको दिखाऊं, हमारे पास एक ग्राफ है, ये करंट वर्सेस टाइम ग्राफ। ये भी मैं सेम के लिए डीसी के लिए बना रहा हूँ। अब देखो, डीसी को हम ऐसे भी बना सकते हैं। ये भी एक ग्राफ है, ये हाफ साइकिल पॉजिटिव, ये हाफ साइकिल पॉजिटिव, और ये भी हाफ साइकिल क्या? पॉजिटिव। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि बेटा देखो, पहले यहाँ पे इस डीसी की वैल्यू कितनी थी? 0 थी। यहाँ पर जाके डीसी क्या हो गया? मैक्सिमम। यहाँ पे जाके क्या हो गया? फिर से 0 हो गया। तो कहने का मतलब ये है, देखो कभी भी ये जो मैंने ग्राफ बनाया है नीचे की तरफ नहीं बनाया है। इसका मतलब ये जो ग्राफ है ना, है तो एक ही साइड, पॉजिटिव ही साइड, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड बार बार क्या हो रहा है? चेंज। 0 से क्या हो गया? 1 हो गया, 1 से 0, 0 से 1, ऐसे चेंज हो सकता है। लेकिन डीसी में डायरेक्शन चेंज नहीं होती है। बात समझ में आया? तो ये डीसी करंट का मैग्नीट्यूड को शो कर रहा है कि बार बार चेंज हो रहा है, लेकिन इसकी डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है। और भी डायग्राम एक और टाइप का होता है, लो मैं आपको दिखाता हूँ। ये टाइम और ये क्या है? करंट। हो सकता है कि हमारा जो ग्राफ है ये नेगेटिव की में है, नेगेटिव साइड आ जाए, लेकिन फिर अगर एक बार नेगेटिव साइड में आ गया तो किस में गिरेगा? नेगेटिव में, क्योंकि इसी ने डायरेक्शन क्या नहीं करनी है? चेंज। तो ये कुछ ट्रायंगुलर शेप, ये इस तरह के ट्रायंगुलर शेप आती है बेटा। ये नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, ऐसे नेगेटिव साइकिल चलता है। ठीक है बेटा, आ गई मेरे हिसाब से समझ में? चलिए, अच्छा अब बात करते हैं सोर्स। सोर्स कौन होता है बेटा डीसी करंट का? डीसी करंट का जो प्राइमरी सोर्स होता है वो, जो अभी तक आप पढ़ते आ रहे थे, बैटरी।
कौन सी बेटा? बैटरी। ये इस टाइप का जो आप सिंबल बनाते हैं ना, ये एक टर्मिनल पॉजिटिव, दूसरा टर्मिनल नेगेटिव। तो ये जो बैटरी हमने बनाई थी, ये जो बेटा बैटरी होती है, ये हमें डायरेक्ट करंट प्रोवाइड करवाती है। कौन सा करंट? डायरेक्ट करंट। इसीलिए जब बैटरी जो होती है, ये प्राइमरी सोर्स होता है किसका? हमारे डायरेक्ट करंट का। ठीक है, डीसी सोर्स हम इसको बोल सकते हैं। चलिए, ये तो बात हुई डायरेक्ट करंट की। अब आ जाते हैं हम अपने सेकेंड टाइप का करंट जो हमने पढ़ना है, वो कौन सा है? अल्टरनेटिंग करंट। अच्छा, अल्टरनेटिंग करंट में जैसा कि मैंने अभी अभी बताया कि बेटा क्या होता है, जैसे डायरेक्ट करंट में तो क्या नहीं होता था, डायरेक्शन वगैरह में चेंज नहीं होता था। यहाँ भी पॉजिटिव है, यहाँ भी पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव है तो नेगेटिव ही रही। हाँ, मैग्नीट्यूड उसका चेंज हो सकता है। लेकिन जो अल्टरनेटिंग करंट है, इसके बेटा डायरेक्शन हमेशा क्या होती रहती है? चेंज होती रहती है। मतलब एक फिक्स्ड टाइम पीरियड के बाद इसकी डायरेक्शन क्या होती रहती है? चेंज। मैग्नीट्यूड ऑलमोस्ट टाइम के साथ चेंज होता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी कंपलसरी नहीं है कि वो मैग्नीट्यूड भी चेंज होगा ही होगा। वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो इसको मैं लिख देता हूँ, द करंट हुज डायरेक्शन चेंजेस पीरियोडिकली, हुज डायरेक्शन चेंजेस पीरियोडिकली का मतलब है एक फिक्स्ड टाइम पीरियड के बाद इसके डायरेक्शन में बेटा क्या आती है? चेंज आती है। और इसका तो हम ग्राफ पर हम कल ही हमने बनाया है, एसी जनरेटर हमने पढ़ा था। तो इसका जो ग्राफ आता है कैसे बनता है? ये आई वर्सेस टी, करंट वर्सेस टाइम ग्राफ। तो हमने जो इसका एक जो नेचर जो देखा था ग्राफ का, कुछ इस तरीके का नेचर आ रहा था। ठीक है, ये कैसा ग्राफ है? ये देखो, ये हाफ साइकिल जो रहा एसी का, ये कैसा रहा? पॉजिटिव। ये नेक्स्ट हाफ साइकिल कैसा रहा? नेगेटिव। फिर से नेक्स्ट हाफ साइकिल पॉजिटिव। इसके बाद जो साइकिल बनता वो फिर से कैसा आता? नेगेटिव आता। ठीक है बेटा, तो इस टाइप का जो ये हमारे पास ग्राफ बना है ये एसी के लिए, इस टाइप के ग्राफ का हम नाम रखते हैं बेटा साइनोसॉइडल ग्राफ। कौन सा ग्राफ? साइनोसॉइडल नेचर बोल सकते हो आप इसको, नेचर ऑफ ग्राफ। ठीक है, तो साइनोसॉइडल मतलब जो साइन वगैरह पे डिपेंड करता है, साइन का, कोस का, इस टाइप का जो ग्राफ बनता है इसको हम बोलते हैं बेटा साइनोसॉइडल। लेकिन बहुत सारी शेप हो सकती हैं इसी की भी, जैसे ये तो साइनोसॉइडल थी। एक ऐसी ही बेटा ग्राफ होता है एसी के लिए। मान लीजिए मैं कुछ इस टाइप से ग्राफ बना रहा हूँ, करंट वर्सेस टाइम ग्राफ, ये आई और वर्सेस टाइम। तो देखो, मान लीजिए करंट, यहाँ पे कुछ करंट है, कुछ भी होगा, ये मैग्नीट्यूड है करंट का 1 एम्पियर। सपोज कर लीजिए कितना करंट है? 1 एम्पियर। तो यहाँ से यहाँ तक देखो क्या रहा? पॉजिटिव। फिर उसके बाद क्या हुआ बेटा? ये डिक्रीज होना स्टार्ट हुआ, डिक्रीज होना स्टार्ट हुआ, डिक्रीज हुआ, और फिर यहाँ जाके क्या बना? -1 एम्पियर। जैसे सॉरी, यहाँ 1 एम्पियर था तो इधर आके क्या हो गया? -1 एम्पियर। फिर इंक्रीज होना स्टार्ट हुआ, ये ऐसे, ये फिर कुछ वैल्यू के साथ आगे बढ़ा। तो इस टाइप से भी हम क्या बनाते हैं? एसी का एक नेचर हम बनाते हैं। ये हाफ साइकिल, यहाँ पे क्या था? पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे क्या था बेटा? नेगेटिव। तो इस टाइप का जो नेचर आता है, ग्राफ का जो शेप रहती है, इसको हम बोलते हैं बेटा हमारे पास जो नेक्स्ट टाइप का है स्क्वायर शेप, इसको हम नाम रखते हैं स्क्वायर शेप। ठीक है, तो ये भी एक अल्टरनेटिंग करंट का ही ग्राफ है जो किस फॉर्म में है? स्क्वायर शेप में है। एक आप जैसे मैंने यहाँ पे डीसी के लिए ट्रायंगुलर बनाया था, वैसे ही एसी के लिए भी एक कौन सा नेचर हो सकता है ग्राफ का? ट्रायंगुलर। ये देखो इस टाइप से, ये इधर, ये करंट, ये कौन सा था? टाइम। तो ये ऐसे एक बार पॉजिटिव हाफ साइकिल में जाएगा, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव। तो ये इस टाइप से ग्राफ आगे आपका बढ़ता रहेगा, ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। इसको हम बोलते हैं बेटा ट्रायंगुलर शेप। क्या नाम रखा जाता है इसका? ट्रायंगुलर शेप। तो ये डिफरेंट टाइप के जो हमारे एसी और जो डीसी था, इस टाइप का क्या है, इनके ग्राफ हमने बना के रखे हुए हैं। फिर से, डीसी करंट एक ऐसा करंट जो अपने डायरेक्शन चेंज नहीं करता, यूनिट डायरेक्शन करंट होता है। अल्टरनेटिंग करंट बार बार अपने डायरेक्शन में चेंज करता रहता है। मैग्नीट्यूड हो चेंज हो भी सकता है या फिर नहीं भी हो सकता है। तो बेटा जैसे अब डीसी सोर्स के लिए हमने जो सिंबल बनाया था वो कौन किसका सिंबल होता था? ये वाला, बैटरी वाला। ऐसे ही एसी सोर्स के लिए जो बेटा हम सिंबल बनाते हैं, ये वो सिंबल रहता है, ये कुछ इस तरीके से, जैसे हम साइनोसॉइडल करो का ग्राफ बनाते हैं ना, ये क्या है बेटा? आपका एक एसी सोर्स।
ठीक है। तो ये हो गया हमारा एसी करंट। अब बात करते हैं कि बेटा हमें डायरेक्ट से एसी करंट पर मान लीजिए हम स्विच कर रहे हैं। अभी तक हमने डायरेक्ट करंट पढ़ा था। अब हम आज के टाइम में जो हमारा घरों में बेटा जो इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई हो रही है या फिर जो भी वर्ल्ड में जो इलेक्ट्रिकल पावर बन रही है वो सब की सब अल्टरनेटिंग करंट की फॉर्म में बन रही है, एसी की फॉर्म में बन रही है, डीसी की फॉर्म में नहीं बन रही है। उसका बेनिफिट क्या है, क्यों हम डीसी से एसी पर स्विच कर रहे हैं? उसके बेटा दो बड़े मेजर कारण हैं। एक तो जो एसी जो करंट होता है, कौन सा करंट? एसी करंट। एसी करंट को हम एक जगह से दूसरी जगह पर मान लीजिए मुझे भेजना है बड़े लंबे डिस्टेंस तक, तो एक लॉन्ग डिस्टेंस तक भेजने के लिए एसी करंट का जो कॉस्ट होती है वो बहुत ही ज़्यादा कम होती है, मतलब इकोनॉमिकल होता है। और दूसरा, लॉन्ग डिस्टेंस पर भेजने में एसी करंट में ज़्यादा एनर्जी का भी लॉस नहीं होता है जितना कि इसमें होता है डीसी में। एक कारण तो ये हो गया। दूसरा कारण, जो बेटा अल्टरनेटिंग वोल्टेज होती है, अल्टरनेटिंग ईएमएफ बोलो, अल्टरनेटिंग वोल्टेज बोलो, उसकी जो वैल्यू होती है वो बेटा एक वैल्यू से दूसरी वैल्यू में हम चेंज कर सकते हैं ट्रांसफार्मर की हेल्प से। क्या बोला मैंने? अल्टरनेटिंग जो वोल्टेज है या अल्टरनेटिंग ईएमएफ है उसको हम एक वैल्यू से दूसरी वैल्यू में चेंज कर सकते हैं। किसकी हेल्प से? ट्रांसफार्मर की हेल्प से। ट्रांसफार्मर जो है हमारा इसी चैप्टर में, इसी वाले चैप्टर में लास्ट टॉपिक है, वो हम जब पढ़ेंगे मैं बताऊंगा। तो दो मैंने आपको रीज़न बताए हैं कि हम एसी डीसी करंट से एसी पर क्यों स्विच कर रहे हैं, उनको मैं बड़ी जल्दी से अब आपके लिए लिख देता हूँ, आप नोट कर लीजिएगा। हाँ जी, तो मैंने बेटा जो अभी अभी आपको बताया कि हम एसी को क्यों प्रेफर कर रहे हैं डीसी को, उस चीज़ को मैंने यहाँ पे लिख दिया है, आप इसको यहाँ से नोट कर लीजिएगा। मैं एक बार फिर से पढ़ देता हूँ। वी प्रीफर एसी ओवर डीसी बिकॉज अल्टरनेटिंग करंट कैन बी ट्रांसमिटेड, अल्टरनेटिंग करंट को हम ट्रांसमिट कर सकते हैं और डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस, बहुत लंबी दूरी तक इकोनॉमिकली, मतलब बिना ज़्यादा खर्चा किए हुए हम एक अल्टरनेटिंग करंट को एक जगह से दूसरी जगह पर क्या कर सकते हैं, आसानी से ट्रांसमिट कर सकते हैं। और दूसरी चीज़, एक इससे भी इंपॉर्टेंट लाइन क्या है, विदाउट मच लॉस ऑफ एनर्जी, मतलब एक जगह से दूसरी जगह तक लेके जाने में अल्टरनेटिंग करंट को हमें एनर्जी का भी ज़्यादा लॉस नहीं होता है। दूसरा पॉइंट, अल्टरनेटिंग वोल्टेज जो होती है, अल्टरनेटिंग ईएमएफ जो होती है वो बेटा इजीली कन्वर्ट हो सकती हैं एक वैल्यू से दूसरी वैल्यू में यूजिंग ट्रांसफार्मर। तो इसीलिए हम एसी को प्रीफर करते हैं आज के टाइम में, किसमें के कंपैरिजन में, डीसी के कंपैरिजन में। ठीक है बेटा, तो अब ना हमें ये जो अपने अल्टरनेटिंग करंट हमने जो पढ़ा है इसकी बेटा दो तीन तरीके की वैल्यू होती है। एक होती है एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, और ऐसे ही एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ, दोनों करंट की भी, जो हमारे पास अल्टरनेटिंग करंट है उसकी भी एवरेज वैल्यू हम निकाल सकते हैं, और जो हमारे पास अल्टरनेटिंग वोल्टेज होता है, अल्टरनेटिंग ईएमएफ होता है, उसकी भी हम एवरेज वैल्यू निकाल सकते हैं। तो पहले ना बेटा ये ही निकालते हैं हम, उसके बाद रूट मीन स्क्वायर करंट निकालेंगे, रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज निकालेंगे, लेकिन पहले हम स्टार्ट करते हैं अल्टरनेटिंग करंट की एवरेज वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है बेटा, तो करंट है हमारा अल्टरनेटिंग करंट, और इस अल्टरनेटिंग करंट की हम निकालना चाहते हैं बेटा कौन सी वैल्यू, पहले एवरेज वैल्यू या मीन वैल्यू, कोई भी बोलो आप, दो वैल्यू बोल सकते हैं, दो नाम एक ही नाम है, या तो बोलते हैं एवरेज वैल्यू या फिर मीन वैल्यू, जो आप पढ़ना चाहें वो। ठीक है बेटा, तो अल्टरनेटिंग करंट की हम एवरेज वैल्यू या फिर मीन वैल्यू क्या करना चाहते हैं, फाइंड आउट करना चाहते हैं। देखो बेटा, सबसे पहले तो ये जो आपका जो हमारा एवरेज अल्टरनेटिंग करंट होता क्या है, इसको मैं डिफाइन करूँगा, वो भी करता हूँ, लेकिन पहले ना तरीका सीखो कि पहले हम किसी भी चीज़ की एवरेज निकालते कैसे, किसी भी क्वांटिटी की। करंट कोई कंपलसरी नहीं है, कोई भी मान लो कोई भी ड्रम है, कोई एक्सेलरेशन है, कोई फोर्स है, किसी भी चीज़ की हम एवरेज वैल्यू कैसे निकालते हैं। चलो हम करंट का ही एग्जांपल ले लेते हैं। पहले मैं सिर्फ और सिर्फ एग्जांपल लूँगा, ये एग्जांपल से एक फार्मूला निकालूंगा कि हम अल्टरनेटिंग करंट की एवरेज वैल्यू निकालेंगे कैसे, या मैं कहूँ किसी भी क्वांटिटी की एवरेज वैल्यू कैसे निकालेंगे। एक जर्नल फार्मूला बनाऊंगा, फिर वो हर जगह क्या होगा, वैलिड, उसके बाद हम इसको डिफाइन करेंगे। ठीक है बेटा, देखो मान लीजिए मैं करंट के लिए ही आपको एवरेज वैल्यू बताने जा रहा हूँ। तो देखो आई जो होता है बेटा आपका, जो करंट होता है, इसकी वैल्यू हमें पता है डी क्यू बाई क्या होती है, डी टी होती है। डी क्यू बाई डी टी मतलब रेट ऑफ चेंज इन टाइम के साथ चार्जेस में जो क्या हो रहा है, चेंज आ रहा है। ठीक है बेटा, इसको हम बोलते हैं, इस करंट का हम क्या नाम रखते थे, इंस्टेंटेनियस।
क्या नाम रखा जाता है इसका, इंस्टेंटेनियस करंट। ठीक है। अच्छा, ये तो बात हुई इंस्टेंटेनियस की। हमें निकालना है एवरेज करंट। एवरेज करंट मतलब ये इंस्टेंटेनियस करंट बेटा कौन सा करंट होता है, मतलब हमने करंट को देखा किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर, किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम के इंस्टेंट पर, कि जब टाइम सुबह 2:20 हुए थे उस समय कितना करंट था, इस टाइप से। ठीक है। अब मैं निकालना चाहता हूँ एवरेज वैल्यू। मतलब एवरेज कैसे निकलेगी, एक पूरे के पूरे टाइम इंटरवल के ऊपर निकलेगी बेटा। कि मान लीजिए यहाँ से 0 से, जब आपका टाइम 0 था, इससे 2 सेकंड जब हुआ, इस दौरान कितने चार्जेस क्या हो गए, फ्लो हो गए 2 सेकंड में, 0 से 2 सेकंड में कितने चार्जेस क्या हो गए, फ्लो हो गए। वो करंट कैसा बनेगा, एवरेज करंट बनेगा। ठीक है। तो देखो एवरेज जो करंट है, ये आई एवरेज लिखा है मैंने, एवरेज करंट। इसका फार्मूला अगर मैं बनाना चाहूँ तो कैसे बनेगा बेटा, चार्ज पर यूनिट टाइम। ठीक है। एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम में जितना चार्ज क्या कर गया, फ्लो। जैसे यहाँ पे 2 सेकंड का एक टाइम इंटरवल था, उसमें जितना चार्ज क्या किया, फ्लो किया। ठीक है। तो बेटा पहले ना मैं ये चार्ज ही निकालना चाहता हूँ कि कितना चार्ज एक पर्टिकुलर टाइम में क्या किया, फ्लो किया। तो इसको कैसे निकाल सकते हैं, देखो इसको इसकी हेल्प से ही निकाल लेंगे हम। कैसे, पहले मैं निकालना चाह रहा हूँ, फिर से बोल रहा हूँ, इसी एवरेज फार्मूले के लिए टोटल चार्ज निकालना चाह रहा हूँ। तो यहाँ इसकी हेल्प लेते हैं हम लोग। देखो जो हमारा करंट है आई, वो क्या वैल्यू होती है बेटा, डी क्यू बाई डी टी। ठीक है। तो डी क्यू की वैल्यू यहाँ से क्या हो गई, डी क्यू इज इक्वल टू आई डी टी। क्या हो गया बेटा, आई डी टी। ये क्या है, वो चार्ज, वो छोटा सा चार्ज जो किसी छोटे टाइम इंटरवल में जा रहा था। मैं निकालना क्या चाहता हूँ बेटा, टोटल चार्ज, टोटल क्यू की वैल्यू निकालना चाहता हूँ। तो इसका क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। इंटीग्रेशन करने से बेटा डी क्यू का इंटीग्रेशन क्यू इज इक्वल टू क्या वैल्यू आई, इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी, इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी। ठीक है। तो इस क्यू की जगह बेटा मैं क्या लिख सकता हूँ, इंटीग्रेशन आई डी टी। तो आई एवरेज इज इक्वल टू क्यू की जगह हमारे वैल्यू कितनी आ गई, इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी डिवाइड बाई टी था। टी को बेटा अगर मैं चाहूँ तो कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ, देखना, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। इंटीग्रेशन ऑफ डी टी मतलब इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन से क्या होगा, एक दूसरे से कैंसिल, तो भी तो क्या बचा, टी ही बचा। बस ये इस फॉर्म में लाने के लिए मैं, ये डी टी का इंटीग्रेशन वाली फॉर्म में लाने के लिए मैं ऐसे लिखा है। ठीक है। तो देखो बेटा ये जो फार्मूला बना, क्या फार्मूला, एवरेज करंट निकाला है, क्या फार्मूला लिखा है, इंटीग्रेशन ऑफ करंट विद डी टी डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। तो ये बेटा फार्मूला होता है आपका क्या निकालने का, एवरेज करंट निकालने का। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है। अच्छा ये ना एक चीज़ नोट करना, पहले तो ये मैं आपने फार्मूला बना लिया है, जो भी हमारी चीज़ें होंगी मैंने आपको स्टार्टिंग में ये टॉपिक स्टार्ट करते ही बताया है कि ये जो चीज़ें हैं ये आपसे एग्ज़ाम में नहीं पूछेगा, लेकिन इसी फार्मूले तक पहुंचने के लिए पहले मुझे ये चीज़ें पढ़नी पड़ी। ठीक है। तो एक चीज़ इस फार्मूले में बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट नोट कीजिए, इस चैप्टर में हमारे बार बार काम आने वाला है ये वाला पॉइंट, कि देखो यहाँ पे तो हमने एवरेज करंट निकाला, उसका फार्मूला ये है। ठीक है। एक बात समझो, मान लीजिए कोई भी क्वांटिटी, चाहे करंट है, चाहे कोई वोल्टेज है या कुछ भी है, पावर है, एनर्जी है, कुछ भी, अगर वो टाइम के ऊपर डिपेंड कर रही है, किसके ऊपर डिपेंड कर रही है बेटा, टाइम के ऊपर डिपेंड कर रही है, और हमें उसी क्वांटिटी की एवरेज निकालनी पड़ जाए, उसी क्वांटिटी की क्या निकालनी पड़ जाए, एवरेज निकालनी पड़ जाए, तो बेटा आप क्या करेंगे, हमेशा ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। इंटीग्रेशन वो क्वांटिटी जो टाइम पर डिपेंड कर रही है, साथ में कौन, डी टी डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। क्या बोला मैंने, एक मिनट मैं बता देता हूँ, मैंने जो बोला है मैं उसी को यहाँ लिख देता हूँ। जब कोई भी क्वांटिटी, हिंदी में लिख लेते हैं क्या, ये तो एक रूल है समझने के लिए, जब कोई भी क्वांटिटी टाइम पर डिपेंड करती है, किस पर डिपेंड करती है बेटा, टाइम पर डिपेंड करती है, कोई भी क्वांटिटी हो, कोई ज़रूरी नहीं है करंट ही टाइम पर डिपेंड होगा। यहाँ आपको दिखाई दे रहा था एवरेज करंट लिखा था आपने क्यू बाई टी, मतलब टाइम पर करंट डिपेंड कर रहा था, इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, टाइम पर डिपेंड कर रहा था। ऐसे ही कोई भी क्वांटिटी हो सकती है, एनर्जी हो सकती है, पावर हो सकती है, फोर्स हो सकता है, कुछ भी, अगर कोई भी क्वांटिटी टाइम पर डिपेंड करती है तो बेटा
और हमें जो उसी क्वांटिटी की क्या निकालनी पड़ जाए, एवरेज निकालनी पड़ जाए। जैसे यहाँ पे करंट टाइम पर डिपेंड कर रहा था और हमें करंट की ही क्या वैल्यू निकालनी पड़ गई, एवरेज। तो मैंने क्या बोला, हम क्या हमेशा कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, ये वाला। सबसे पहले इंटीग्रेशन का साइन, वो क्वांटिटी जो टाइम पर डिपेंड कर रही थी, जैसे करंट यहाँ पे कर रहा था आई, साथ में क्या लिखा, डी टी डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। तो जब भी कोई क्वांटिटी टाइम पर डिपेंड करती है तो क्या करेंगे, तो एवरेज कैसे निकालेंगे हम, तो एवरेज इस फॉर्मूला का यूज करके निकालेंगे। ये पॉइंट नोट कर लो, क्या बोला है मैंने, देखो समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल लेता हूँ मैं इस चीज़ का। इसी चैप्टर में ना बेटा आगे चल के हमने पावर पढ़ना है। क्या पढ़ना बेटा, पावर। तो वो ना ऐसे वहाँ पे ये गिवन होगा, जो पावर है वो फंक्शन ऑफ टाइम है। पावर क्या है, फंक्शन ऑफ टाइम। मतलब पावर टाइम पर क्या कर रही है, डिपेंड कर रही है। और हमसे बोलेगा कि एवरेज पावर निकालिए, हमें निकालनी पड़ेगी बेटा एवरेज पावर। तो यही तो रूल हमने लिखा है कि जब कोई भी क्वांटिटी टाइम पर डिपेंड करती है और उसी क्वांटिटी की हमें क्या निकलनी पड़ जाए, एवरेज, तो हम क्या फार्मूला यूज करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ वो क्वांटिटी जो टाइम पर डिपेंड कर रही है। यहाँ पे कौन कर रही है, पावर, साथ में कौन, डी टी, डिवाइड बाई इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। तो इस फार्मूले की हेल्प से हम क्या निकाल लेंगे आसानी से, एवरेज पावर निकाल लेंगे। ठीक है, मेरे हिसाब से ये फार्मूला, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर ये बात आपको समझ में आ गई है तो मैं अभी एवरेज जो हमारा करंट है एक बार उस पर फिर से आऊँगा, उसको डिफाइन करेंगे और फिर इस फार्मूले की हेल्प से हम उसकी क्या निकालेंगे, डेरिवेशन प्रूव करेंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन देख लेते हैं ज़रा, इसी बात के ऊपर बेस जो आपने लिखा है। जैसे मान लीजिए करंट की वैल्यू गिवन है, कुछ भी बोलो, मान लीजिए कितनी ले, 3t²। ठीक है, मेरे पास करंट है, उसकी वैल्यू है 3t² और हमें निकालनी है एवरेज करंट। फाइंड एवरेज करंट। एवरेज करंट बोलो या मीन करंट बोलो, एक ही बात है। इन 2 सेकेंड, कितनी देर में, 2 सेकेंड में जो एवरेज करंट फ्लो करेगा वो हमें निकालना है। तो बेटा देखो, आंख बंद करके ये मत करना कि 2 सेकंड में पूछा हुआ है, टी की वैल्यू को 2 पुट करो, 2 2 4 4 इंटू 3 कितना हो गया, 12 आ गया करंट की वैल्यू। ऐसे नहीं, उसने पूछा कि देखो I इज टू 3t² है, मतलब जो ये करंट है ये टाइम पर डिपेंड कर रहा है। अगर टाइम को चेंज करोगे तो करंट क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो हमें और उसी करंट की क्या निकालनी है, एवरेज निकालनी है। तो हमने यही चीज़ तो अभी सीखी है कि जब क्या करते हैं, कोई क्वांटिटी टाइम पर डिपेंड करती है और उस क्वांटिटी की एवरेज निकालना आ जाए तो हम इस टाइप से ये फॉर्मूला का यूज़ करते हैं। तो कैसे यूज़ करें, देखो हमें निकालना क्या था, आई एवरेज निकालना था, मतलब एवरेज करंट। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इंटीग्रेशन ऑफ ये क्वांटिटी जो टाइम पर डिपेंड कर रही है यानी आई डी टी डिवाइड बाई इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। ठीक है, ये फार्मूला लगाएंगे। और कहाँ से कहाँ तक बेटा पूछा हुआ है इसने, इस क्वेश्चन में देखो एवरेज करंट इन 2 सेकेंड, मतलब एक टाइम का इंटरवल है, कहाँ से, जो 0 से स्टार्ट हुआ और कहाँ तक गया, 2 सेकेंड। तो यानी जो ये लिमिट है इस बार ये कहाँ से कहाँ पुट करनी है आपको, 0 से 2। ऐसे ही नीचे टाइम का जो चेंज हो रहा है वो कहाँ से कहाँ हो रहा है, 0 से 2 सेकेंड। बस अब आपने क्या करना है, इस फार्मूले में वैल्यू पुट करनी है। देख लो कैसे पुट करेंगे, आई एवरेज यहाँ कर देता हूँ मैं। ठीक है, इंटीग्रेशन 0 to 2, आई की वैल्यू कितनी गिवन थी क्वेश्चन में, 3t²। 3t², साथ में था हमारा dt डिवाइड बाई इंटीग्रेशन, अच्छा ये ऊपर के ये सिर्फ इंटीग्रेशन यहाँ तक है, 0 to 2। ठीक है, नीचे क्या था, इंटीग्रेशन 0 to 2 dt, ये लो 0 to 2 dt। ठीक है बेटा, तो इसका इंटीग्रेशन कर दो, 3 जो क्या है कांस्टेंट है वो इंटीग्रेशन से बाहर आ गया। t² का इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा, एक पावर ऐड हो जाती है t³ और उसी के पावर से क्या कर देते हैं, डिवाइड। तो क्या आ गया, 3t³ डिवाइड बाई 3 और लिमिट कहाँ से कहाँ, 0 to t। और नीचे क्या है, dt का इंटीग्रेशन क्या होता है, t और उसकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 2। ठीक है, वैल्यू ही पुट करनी है। तो क्या आ गया, पहले अपर लिमिट पुट करो, तो 2 की पावर 3 कितना हो गया, 8 डिवाइड बाई 3 इंटू अंदर क्या बचा, 8/3 और फिर लोअर लिमिट
जीरो, टाइम में जीरो पुट किया तो 0/3 डिवाइड बाय ऐसे ही नीचे टी की पावर पहले 2 पुट करो फिर 0, 2 माइनस 0, तो क्या रिजल्ट आ गया बेटा, ये तो वैल्यू 0 ही हो गई। 3 से 3 क्या हो गया कैंसिल, ऊपर क्या बचा 8, नीचे क्या बचा 2, तो एवरेज करंट कितना आ गया, एवरेज करंट आ गया हमारे पास 8/2 4 एम्पियर। ठीक है, इस टाइप से बेटा अपने इनको क्या करना है, सोल्व करना है। इस टाइप के क्वेश्चन के साथ अपने क्या करनी है, डील करनी है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो आगे अब अच्छा एक फिर से अब मैं एवरेज करंट की डेफिनेशन जो आपकी बुक में मेंशन रहती है वो मेंशन कर देता हूँ। फार्मूला मेरे पास बन गया है, किसी भी नंबर किसी भी क्वांटिटी की एवरेज निकालने का फार्मूला हमारे पास ये होता है। तो सुन, एवरेज करंट होता क्या है एक बार समझ लो इसको, क्या चीज़ है क्या नहीं है। देखो अभी तक बेटा मान लीजिए मेरे पास एक एसी का सोर्स है, ठीक है, और ये सर्किट में जुड़ा हुआ है, सर्किट में कुछ भी है, मान लीजिए रेजिस्टेंस वगैरह है ऐसे, ठीक है, ये एसी सोर्स है, इसकी अपनी कुछ ईएमएफ होगी, तो इसकी वजह से बेटा सर्किट में क्या फ्लो होगा, करंट फ्लो होगा। कौन सा करंट, अल्टरनेटिंग करंट, जो बार बार क्या होता रहेगा, चेंज होता रहेगा। ठीक है, तो बेसिकली बेटा मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब ये एसी का सोर्स इस सर्किट में जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो बेटा ये क्या करेगा, जो यहाँ पे चार्जेज हैं उनको क्या करवाएगा, फ्लो करवाएगा। और किसी पर्टिकुलर टाइम पर ही देख सकते हैं हम तो, क्योंकि ये क्या है बेटा एसी है, एसी अपने डायरेक्शन क्या करता रहता है, चेंज करता रहता है, तो किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर हम देख लेते हैं। ठीक है, तो मैं क्या कह रहा हूँ कि ये एसी जो एसी करंट है ये चार्जेज को इस सर्किट में क्या करवा रहा है, फ्लो करवा रहा है, करवा रहा है नहीं करवा रहा है, यही काम है, इसी चार्जेस को क्या करवाना है बेटा, फ्लो करवाना है। ठीक है, तो ध्यान से, तो मान लीजिए इसने कुछ फिक्स टाइम इंटरवल में, मान लीजिए ये एसी है, एसी का बेटा जो टाइम इंटरवल है आपको पता है कैसे डिवाइड होता है, ऐसे डिवाइड होता है कि यहाँ पे टाइम कितना था 0, यहाँ तक आते आते टाइम कितना हो गया था बेटा, ये हमारा t/2, और यहाँ तक आते आते कंप्लीट एक साइकिल कंप्लीट हुआ तो उसका t, तो हाफ साइकिल एसी का कितने का होता है, टाइम 0 से जब कहाँ तक हो जाए t/2 तक हो जाए। तो एक फिक्स्ड हाफ साइकिल में, मान लीजिए इस हाफ साइकिल की बात कर रहा हूँ मैं, इतने टाइम इंटरवल में 0 से t/2 यानी t/2 के टाइम इंटरवल में इसने कुछ चार्जेस को क्या किया होगा, धक्का दिया, मतलब मूव करवाया। मान लीजिए कितने चार्जेस को मूव करवाया, 10 चार्जेस को, कितने चार्जेस को मूव करवाया बेटा, 10 चार्जेस सॉरी गुलाम। ठीक है, वैसे समझने के लिए एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसे इसके डिफाइन करेंगे हम, क्योंकि तो एसी ने क्या किया बेटा, एक फिक्स टाइम इंटरवल में, मान लीजिए कितने टाइम में t/2 टाइम में 10 चार्जेस को इस सर्किट के अंदर क्या करवा दिया, फ्लो करवा दिया। ठीक है, अब सुनो, यही बिल्कुल सर्किट है, कोई इसमें चेंज वगैरह नहीं है, तो यहाँ पे बस आपने डीसी सोर्स लगा दिया यानी बैटरी लगा दी। ठीक है बेटा, और अब हम ये जो डीसी है उसको भी हम इतने ही देर में उसकी ऑब्जर्वेशन करेंगे जितनी देर में हमने किसकी की थी, एसी की, यानी एक फिक्स टाइम इंटरवल था, कितने टाइम में, कितने देर का, t/2 टाइम का। तो बेटा हमने भी इसमें भी t/2 टाइम तक क्या किया, ऑब्जर्व किया कि इसने कितने चार्जेस को क्या किया है, इस सर्किट में फ्लो करवाया है। तो बेटा जब ये एसी और डीसी दोनों इक्वल चार्जेस ही फ्लो करवाने लग जाए ना बेटा सेम टाइम में, उसी टाइम इंटरवल में, जैसे इतने किसी ने कितने चार्जेस फ्लो करवाए थे, 10 करवाए थे, कितने टाइम में, t/2 टाइम में एसी ने, अगर उतने ही चार्जेस 10 चार्जेस उसी टाइम इंटरवल में डीसी भी फ्लो करवाने लग जाए, तो बेटा इस समय जो ये जो स्टेडी करंट है, जो कांस्टेंट करंट है डीसी की वजह से, इसका ही हम क्या नाम रखते हैं, एवरेज करंट। क्या बोलते हैं बेटा, एवरेज करंट। तो ये डायग्राम वगैरह बनाने की ज़रूरत नहीं है, समझाने के लिए था कि एसी करंट एक फिक्स टाइम इंटरवल में एक सर्किट के अंदर जितने चार्जेस फ्लो करवाएगा, अगर डीसी करंट भी, स्टेडी करंट, कांस्टेंट करंट भी उतने ही टाइम इंटरवल में उतने ही चार्जेस फ्लो करवाना स्टार्ट कर दे, तो उस स्टेडी करंट की वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, एवरेज करंट बोलते हैं। ठीक है, तो मैं इसको डिफाइन कर रहा हूँ, ये चीज़ें आपको नोट करने की ज़रूरत नहीं है, ये समझने के लिए थी, मैं डेफिनेशन इसकी लिख देता हूँ, आप लोग उतार लीजिए। ठीक है बेटा, तो मैंने ये ना लिख दी है आपके लिए डेफिनेशन। देखो हमारी ये है एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, किसकी है, एवरेज वैल्यू बोलो या मीन वैल्यू बोलो ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। एवरेज करंट मत बोलो, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, तो हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे, मैंने जैसे अभी अभी आपको बताया है, जितना ये एसी सोर्स एक फिक्स टाइम इंटरवल में
इसमें सर्किट में चार्जेस फ्लो करवाएगा, अगर उतना ही डीसी करंट भी फ्लो करवाता है, स्टेडी करंट भी फ्लो करवाता है, तो उस वैल्यू को हम उस समय क्या बोलते हैं, एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। वही वैल्यू देखो, द मीन वैल्यू या फिर एवरेज वैल्यू ऑफ एन एसी ओवर एनी हाफ साइकिल। एक चीज़ नोट करना, मैंने यहाँ लिखा ओवर एनी हाफ साइकिल। मैं सिर्फ ना यहाँ से यहाँ तक का एक आधा साइकिल ही कंसीडर कर रहा हूँ, मतलब टाइम कितना कंसीडर कर रहा हूँ, T/2। यहाँ से यहाँ तक एक कंप्लीट साइकिल होना था ना, मैं हाफ साइकिल ले रहा हूँ। ओवर एनी हाफ साइकिल इज डिफाइंड एज दैट वैल्यू ऑफ स्टेडी करंट, वो वैल्यू कांस्टेंट करंट की, स्टेडी करंट की, विच वुड सेंड द सेम अमाउंट ऑफ चार्जेस, वो जो इतने ही चार्जेस भेजेगा थ्रू द सर्किट, उतने चार्जेस भेजेगा किसी सर्किट में से इन द टाइम ऑफ हाफ साइकिल T/2 एज इज सेंट बाय द AC थ्रू द सेम सर्किट इन द सेम टाइम। तो जितना AC ने एक फिक्स टाइम इंटरवल में, हाफ टाइम इंटरवल में एक सर्किट के थ्रू चार्जेस भेजे, अगर उतने ही करंट, एक स्टेडी करंट उतने ही चार्जेस, सॉरी एक स्टेडी करंट भी भेजना शुरू कर दे उतने ही टाइम में उसी सर्किट के अंदर, तो उस स्टेडी करंट की वैल्यू को उसमें क्या बोला जाएगा, मीन वैल्यू या फिर एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, अब इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका देखिए, हम लोग इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। ये हमारी डेफिनेशन वगैरह हो गई है, तो अब इसको देखिए बट हम या तो बोलते हैं एवरेज वैल्यू, देखो ऐसे आई एवरेज लिख देते हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि AC के एक फुल साइकिल की एवरेज निकाल के बताइए, क्या बोला मैंने, AC के एक फुल साइकिल की एवरेज, मतलब ये एवरेज करंट है, कितने के लिए निकालना है, फुल साइकिल के लिए। तो देखो एक बात समझो, मान लीजिए AC करंट, ये ऐसा करंट है ना, ये यहाँ से चला यहाँ पे चला गया। ठीक है, तो AC करंट बेटा जो हाफ साइकिल के लिए कैसा रहा, पॉजिटिव रहा, और नेक्स्ट हाफ साइकिल के लिए क्या रहा, नेगेटिव रहा। तो यहाँ ये नेगेटिव, तो यहाँ से यहाँ तक AC का क्या बन गया बेटा, फुल साइकिल बन गया। तो हाफ साइकिल में पॉजिटिव था, हाफ साइकिल में कैसा था, नेगेटिव। तो अगर मैं कोई आपसे पूछे कि बताइए यहाँ से यहाँ तक एक फुल साइकिल में AC करंट की एवरेज वैल्यू कितनी रही, तो एवरेज कितनी रही बेटा, आधे में पॉजिटिव आधे में नेगेटिव, तो एवरेज कितनी होगी, जीरो ही होगी। कैसी रहेगी बेटा, जीरो होगी। तो AC करंट की फुल साइकिल पे जो एवरेज वैल्यू होती है वो बेटा कितनी होती है, जीरो। और उसका रीज़न क्यों है, क्या है कि ये हाफ साइकिल में पॉजिटिव रहता है, हाफ साइकिल में कैसा रहता है, नेगेटिव रहता है। तो देखो या तो ऐसे लिखा मिलता है आई एवरेज फॉर फुल साइकिल, या फिर ऐसा बिल्कुल इसका सिंबल भी बनाता है, NCERT में इसका सिंबल कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। देखो ये आई एवरेज निकालना है ना, आई, और ये इस टाइप के दो निशान लगाता है जो सिंबल हमको बनाता है। तो इन सिंबल्स का मतलब भी होता है कि हम कौन सा करंट निकाल रहे हैं, एवरेज करंट निकाल रहे हैं। या फिर कई बुक्स में डिफरेंट बुक में बेटा अलग अलग डिनोशन है, जैसे आई के ऊपर ये बार लगा देता है इस बार का मतलब भी बेटा यही होता है कि हम कौन सा करंट निकाल रहे हैं, एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। तो या तो ऐसा लिखा आ जाए, या फिर ये सिंबल्स आपको बना दे, ये, और या फिर आई के ऊपर क्या लगा दे, एक बार लगा दे। ये सब किसको रिप्रेजेंट करते हैं, एवरेज वैल्यू। मुझे एवरेज वैल्यू बेटा इसी करंट की कौन से साइकिल में निकालनी थी, फुल साइकिल में। और फुल साइकिल में मैंने बताया आधे साइकिल में पॉजिटिव, आधे में कैसा रहता है इसे, नेगेटिव। तो फुल साइकिल में उसकी एवरेज वैल्यू कितनी हो गई, जीरो। किसकी, अल्टरनेटिंग करंट की। तो इस पॉइंट को ज़रा मेंशन कर देता हूँ मैं, एवरेज वैल्यू ऑफ AC अल्टरनेटिंग करंट की जो एवरेज वैल्यू होती है फॉर फुल साइकिल, वो कितनी होती है बेटा, जीरो होती है। और इस चीज़ को ना हम प्रूव भी कर सकते हैं, इसके डेरिवेशन भी कर सकते हैं। हालांकि जो हमारी बुक्स होती हैं बेटा उसमें डेरिवेशन सिर्फ और सिर्फ हाफ साइकिल की होती है कि यहाँ से यहाँ तक हाफ साइकिल में करंट की एवरेज वैल्यू निकाल के बताइए। और वो बड़ी फेमस रिलेशन होती है, उसका रिजल्ट आता है बेटा आपका जो हमारे पास हाफ साइकिल वाली है, इसका रिजल्ट आता है 2I0/π। क्या रिजल्ट आता है, 2I0/π। मतलब एक हाफ साइकिल में AC की जो एवरेज वैल्यू आती है। लेकिन फुल साइकिल में तो कितनी होती है, जीरो। हम उसको ही प्रूव कर लेंगे, लेकिन ये बोर्ड में तो पूछेगा ही नहीं। बोर्ड में तो शायद अगर पूछेगा तो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए पूछेगा, हाफ साइकिल के लिए, जो ये वाला रिजल्ट है। ठीक है, तो वो हम बाद में पढ़ते हैं। पहले हम फिर से एक बार इधर आ जाते हैं। तो हमने पढ़ा एवरेज वैल्यू ऑफ AC फॉर ए फुल साइकिल इज जीरो। ठीक है, अच्छा इतनी बात आपको समझ में आ गई है। आगे थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए, अगर मैं आपको अल्टरनेटिंग करंट की इक्वेशन रिमाइंड दिलाना चाहूँ तो आपको याद है क्या होती है। देखो
एक मिनट, हमारे घर में बेटा जो करंट आता है वो कौन सा करंट होता है? एसी करंट होता है। हमारा जो हाउस होल्ड में करंट है, घरों में जो बेटा करंट आता है वो करंट होता है आपका एसी करंट, ठीक है ना। और वो एसी करंट बेटा कहाँ से बनता है? कल ही हमने पढ़ा है एसी करंट किससे बनता है? एसी जनरेटर से बनता है। किससे बनता है बेटा? एसी जनरेटर से बनता है, ठीक है। तो ये चीज़ मैं आपको क्या बता रहा हूँ, मैं ना एसी की इक्वेशन लिखना चाहता हूँ कि अल्टरनेटिंग करंट की इक्वेशन कितनी है, अल्टरनेटिंग ईएमएफ की, वोल्टेज की इक्वेशन कितनी है, क्योंकि जब मैं डेरिवेशन निकालूंगा ना करंट की एवरेज वैल्यू निकालने के लिए, वहाँ पे मुझे उनकी ज़रूरत पड़ेगी। तो मैंने बात की जो हमारा हाउस होल्ड जो घर पे जो करंट आता है वो एसी आता है, और वो कैसे बनता है? एसी जनरेटर से बनता है। तो बेटा उस एसी जो करंट है उसकी अगर मैं वोल्टेज की वैल्यू लिखना चाहूँ, वोल्टेज मतलब एसी ईएमएफ, अल्टरनेटिंग ईएमएफ या अल्टरनेटिंग वोल्टेज, ठीक है, अल्टरनेटिंग वोल्टेज, अल्टरनेटिंग वोल्टेज। कल जो जब मैंने आपको जनरेटर बताया, मैंने आपके सामने इक्वेशन बनाई थी, E इजिकल टू ई नोट साइन ओमेगा टी, और इसका ग्राफ भी बनाया था बेटा हमने ऐसे, ये ई है और ये किसके साथ ग्राफ था? टाइम के साथ। ये साइनोसॉइडल है, साइन के साथ वेरी कर रही है ना, तो ये कुछ इस टाइप से बनती थी, ठीक है। ये जो हमारे पास कौन थी? अल्टरनेटिंग वोल्टेज। या फिर इसी को हम दूसरे तरीके से बेटा कैसे लिख सकते हैं? ये जो ई है, ये सिंबल है बेटा, अलग अलग सिंबल है, यहाँ पे ई है, ये हो सकता है कि हम क्या भी लिख सकते हैं, वी भी लिख सकते हैं, वी इजिकल टू वी नोट साइन ओमेगा टी, दोनों एक ही चीज़ है, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। तो ये तो बेटा क्या थी? अल्टरनेटिंग वोल्टेज, जो हमारे घरों में अल्टरनेटिंग वोल्टेज आती है, जो करंट आता वोल्टेज आती है, उसकी इक्वेशन E इजिकल टू ई नोट साइन ओमेगा टी या V इजिकल टू वी नोट साइन ओमेगा टी। ऐसे ही अल्टरनेटिंग करंट की क्या इक्वेशन होती है? अल्टरनेटिंग करंट, उसकी भी एक इक्वेशन है, और वो इक्वेशन क्या है बेटा? I इजिकल टू आई नोट साइन ओमेगा टी, आई इजिकल टू आई नोट साइन ओमेगा टी, ठीक है। इसके लिए भी हमने जब ग्राफ बनाया था ऐसे ही बना था, आई वर्सेस टी, बिल्कुल सेम ग्राफ है, कोई डिफरेंस नहीं है इस ग्राफ में। बात समझ में आ रही है ना? ये ऐसे, ये करंट वर्सेस टाइम ग्राफ, ठीक है। एक चीज़ आपको रिमाइंड करवाना चाहूँगा, अगर मैंने ये एसी जनरेटर में भी आपको बताई थी, जो आई नोट होती है बेटा, ये इस अल्टरनेटिंग करंट की पीक वैल्यू होती है। पीक वैल्यू बोलो या फिर मैक्सिमम वैल्यू बोलो, या फिर इसी को हम डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड भी बोलते हैं, एम्पलीट्यूड, क्योंकि ये क्या है? पीक वैल्यू इसकी करंट की। ऐसे ही ये जो इक्वेशन थी इजिकल टू ई नोट साइन ओमेगा टी या वी इजिकल टू वी नोट, इसमें वी नोट या ई नोट ये क्या बोलती है बेटा? पीक वैल्यू ऑफ द अल्टरनेटिंग वोल्टेज होती है, ठीक है। चलिए अब हम आ जाते हैं इस रिजल्ट पर फिर से। मैंने बताया था कि एवरेज वैल्यू जो होती है अल्टरनेटिंग करंट की एक फुल साइकिल के लिए कितनी होती है? 0 होती है। तो इस चीज़ को बेटा हम प्रूव कर सकते हैं। कैसे? देखिए प्रूफ, किस चीज़ का प्रूफ है? प्रूफ हम निकाल रहे हैं कि जो हमारी एवरेज वैल्यू होती है करंट की, किसके लिए? फुल साइकिल के लिए, वो कितनी होती है बेटा? 0। तो इसका मैं आपको क्या देने वाला हूँ? प्रूफ देने वाला हूँ। देखो हमारी जो करंट है अल्टरनेटिंग जो घरों में आ रही है, उसकी इक्वेशन क्या होती है बेटा? I इजिकल टू आई नोट साइन ओमेगा टी, ये हमारे पास इक्वेशन है। और इसका ग्राफ आपको याद है, ये मैंने अभी अभी भी बनाया था, इस टाइप का इसका क्या है? ग्राफ है, टाइम के साथ करंट वर्सेस टाइम, ठीक है। ये पहले हाफ साइकिल में पॉजिटिव रहता है, दूसरे हाफ साइकिल में नेगेटिव, फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव। और टाइम, अगर मैं टाइम बताना चाहूँ, यहाँ टाइम कितना था बेटा? 0। यहाँ तक आते आते चलो टाइम एंगल की बात करते हैं 0, और यहाँ पे आते आते एंगल कितना हो गया था? पाई बाई टाइम, ये 0, यहाँ पे टाइम हो गया हमारा कितना? T/2, हाफ साइकिल हो गया ना बेटा एसी का। उसके बाद यहाँ तक आते आते टाइम कितना हो गया? कंप्लीट T हो गया। फिर एक साइकिल और बढ़ गया, तो तब टाइम कितना हो गया? 3T/4 हो गया, 3T/2 हो गया, ठीक है। T प्लस T/2, यहाँ तक एक इंटरवल T/2 का होता है ना, T में T/2 ऐड किया तो कितना बना? 3T/2। और फाइनली जब ये यहाँ पहुँचा तो यहाँ पे वैल्यू कितनी हो गई? 2T। तो ऐसे ही हम इसका क्या बना सकते हैं? ग्राफ। अच्छा,
चलिए इस चीज़ को अभी प्रूव कर लेते हैं कि एवरेज वैल्यू जो होती है करंट की फुल साइकिल में कितनी रहती है, 0। अच्छा, ये हमारी इक्वेशन हो गई किसकी, अल्टरनेटिंग करंट की। तो देखो अब बेटा एक चीज़ ध्यान से देखना, मुझे क्या निकालनी है, एवरेज वैल्यू निकालनी है। किसकी निकालनी है, करंट की। और पहले इस इक्वेशन में देखो करंट किस पर डिपेंड कर रहा है बेटा, टाइम पर डिपेंड कर रहा है। अगर टाइम को चेंज करोगे तो करंट क्या होगा, चेंज। अभी अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया है कि कोई भी क्वांटिटी जब टाइम पर डिपेंड करती है और उसी क्वांटिटी की हमें क्या निकालनी पड़ जाए, एवरेज निकालनी पड़ जाए, तो हमारे पास उसके लिए निकालने के लिए क्या होता है, फार्मूला होता है। यानी कौन सा फार्मूला, आई एवरेज इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, जिसकी भी क्वांटिटी की मुझे क्या निकालनी है, एवरेज करंट की निकालनी है, आई डी टी डिवाइड बाई इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। ठीक है, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक पुट करूँगा बेटा, हमें एवरेज करंट कहाँ किस साइकिल के लिए निकालना चाहते हैं, फुल साइकिल। तो फुल साइकिल में टाइम कहाँ से कहाँ, यहाँ से स्टार्ट होके ये यहाँ तक एक फुल साइकिल बना, यानी टाइम 0 से t। तो ये जो लिमिट जो मैं पुट करूँगा वो कहाँ से कहाँ पुट करेंगे आप, 0 से t पुट करेंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है। तो कर दीजिए, अब वैल्यू पुट करनी है। आई की वैल्यू बेटा कितनी है हमारे पास, आई नोट साइन ओमेगा टी, यहाँ इसमें पुट कर दीजिए 0 to t। आई की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, आई नोट साइन ओमेगा टी, और साथ में कौन था, डी टी डिवाइड बाई, यहाँ नीचे कौन है, 0 to t डी टी, ऐसे है हमारे पास। ठीक है, तो जो कांस्टेंट है आई नोट, पीक वैल्यू क्या रहती है बेटा, कांस्टेंट, इसको इससे बाहर ले लीजिए इंटीग्रेशन से। आई नोट साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन बेटा क्या रहता है, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कोस ओमेगा टी डिवाइड बाई ओमेगा। ठीक है, ये मैथमेटिकल पार्ट है, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कोस होता है, और जो यहाँ भी एंगल जो भी होता है वो नीचे डिवाइड में चला जाता है, तो माइनस कोस ओमेगा टी डिवाइड बाई ओमेगा। ठीक है बेटा, और इसकी जो लिमिट वगैरह है वो लिमिट मैं कहाँ से कहाँ पुट करूँगा, ये लिमिट है मेरी 0 to t, कहाँ से कहाँ बेटा, 0 to t। और नीचे क्या बच गया मेरे पास, देखो dt का इंटीग्रेशन t हो गया, और उसके अपर लिमिट कितनी है t, तो सिर्फ और सिर्फ कितना बचा t। तो आई एवरेज, एवरेज करंट की वैल्यू कितनी आई, देखो ये माइनस साइन बाहर ले लो, माइनस ऑफ आई नोट। ठीक है, अंदर क्या बचा है, कोस ओमेगा टी, कोस ऑफ ओमेगा टी, और उसकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 0 से t तक है। ठीक है, डिवाइड बाई क्या बचा है बेटा, यहाँ पे क्या था, ओमेगा था, और उसके भी डिवाइड में कौन था, t था, ये नीचे आ गया ओमेगा टी। ठीक है, ऐसे बचा ओमेगा टी, और इसको अब क्या कर दीजिए, लिमिट पुट कर दीजिए, माइनस आई नोट, पहले अपर लिमिट कोस ओमेगा, अपर लिमिट कौन है, टी, माइनस कोस ओमेगा इंटू 0, कोस 0 बन गया, डिवाइड बाई कौन बचा, ओमेगा टी। बात समझ में आती है ना, लिमिट कैसे पुट की है, एक बार यहाँ पे अपर लिमिट पुट की है टी, और फिर यहाँ पे माइनस साइन लगा के इसी में क्या पुट किया है, 0, टाइम की वैल्यू 0 थी, कोस 0। ठीक है, तो क्या वैल्यू बची बेटा, ये हमारे पास देखो कोस ओमेगा टी है, ओमेगा टी, ये बेटा टी क्या है, कैपिटल टी, ये टाइम पीरियड होता है, टाइम पीरियड कितना, यहाँ से यहाँ तक का, और आपको पता है टाइम पीरियड, टाइम पीरियड की वैल्यू क्या क्या लिखते हो आप लोग, देखो ना एक बार, एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो होती है बेटा आपकी, ये होती है 2π/t। अगर मैं यहाँ से t की वैल्यू निकालना चाहूँ तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 2π/ω, कितनी वैल्यू आ गई बेटा, 2π/ω। तो नेक्स्ट स्टेप में इस t की वैल्यू को मैं क्या पुट करने वाला हूँ, 2π/ω, ताकि ओमेगा से ओमेगा क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए। ठीक है, तो मैं पुट करूँगा, देखो क्या इक्वेशन बची है मेरे पास, माइनस ऑफ आई नोट कोस, क्या वैल्यू थी, कोस ऑफ ओमेगा, और टी की जगह मैं क्या पुट करूँगा, 2π/ω। ठीक है, ऐसे वैल्यू पुट की, माइनस कौन था इसके साथ, कोस ऑफ 0 डिवाइड बाई कौन है, ओमेगा टी। बात समझ में आ रही है, तो इसको ज़रा वैल्यूज़ को सोल्व कीजिए, ओमेगा से ओमेगा क्या हो गया बेटा, कैंसिल, कोस 2π की वैल्यू कितनी होती है, कोस हमारे पास 2 × पाई 360, ये वैल्यू बेटा कितनी रहती है, 1, और कोस 0 भी कितना होता है, 1, 1 - 1 कितना हो गया बेटा, 0। तो ओवरऑल टर्म ही क्या बन गई, 0। हेंस हमारा रिजल्ट क्या आया, आई एवरेज फॉर फुल साइकिल इज 0।
ठीक है बेटा। एवरेज करंट जो होता है फुल साइकिल के लिए कितना रहता है, 0 रहता है। इस बात में किसी को कोई प्रॉब्लम है? तो देखो, ये तो बात मैंने आपको बताई थी कि एवरेज करंट जो होता है फुल साइकिल के लिए 0 रहता है, लेकिन मैंने कहा था कि जो हमारी जो डेरिवेशन बुक में गिवन होती है और जो फेमस, जिसका हम रट के बैठते हैं, जिसको बार बार और एग्ज़ाम में भी वही पूछी जाती है जनरली, हाफ साइकिल के लिए करंट की एवरेज वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो फुल साइकिल के लिए थी जो 0 आई थी। अब सुनो, मान लीजिए ये करंट की इक्वेशन है, ये यहाँ ऐसे, ठीक है, ये इसी करंट है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। तो अब हमारे लिए सामने क्वेश्चन ये है कि अब तो आपने फुल साइकिल के लिए बता दिया जो करंट है उसकी एवरेज वैल्यू कितनी है, 0 है, ये फुल साइकिल के लिए थी। अब मुझे ये बताइए कि यहाँ से यहाँ तक इस हाफ साइकिल के लिए करंट की एवरेज वैल्यू कितनी होगी। अभी मैंने आपको बताया था फार्मूला, वो फार्मूला हमें फिर से बनाना है। 2I0/पाई होती है, ये तो होता है बेटा रिजल्ट कितने के लिए, हाफ साइकिल के लिए, किसका, एवरेज करंट का, एवरेज करंट ऑफ एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, तो उसको भी हम क्या कर लेते हैं, प्रूव कर लेते हैं, क्योंकि यही डेरिवेशन बार बार पूछी जाती है। तो हम क्या प्रूव करने जा रहे हैं, डेरिवेशन ऑफ एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट फॉर हाफ साइकिल। ठीक है, तो ये प्रूव करना है हम जा रहे हैं बेटा। तो ध्यान से देखो एक बार फिर से, यही बिल्कुल सेम स्टेप फॉलो करने हैं बेटा, आपको कोई चेंजेस नहीं करने, जैसे अभी हमने फुल साइकिल में किया था। बस देखो, सबसे पहले हमारे पास अल्टरनेटिंग करंट की इक्वेशन क्या होती है, I=I0 sin ωt। ठीक है, और हमें जो एवरेज करंट निकालना है इस बार कितने साइकिल के निकालना है, हाफ साइकिल के लिए निकालना है। रिजल्ट जो आएगा वो तो मैं आपको बता ही दिया है, कितना रिजल्ट आएगा यहाँ पे, 2I0/पाई आएगा, ये मुझे अभी याद है। लेकिन हम इसको क्या कर लेते हैं, प्रूव कर लेते हैं। देखो कैसे प्रूव करें, फिर से करंट टाइम पर डिपेंड कर रहा है इस इक्वेशन में, और उसकी हमें क्या निकालनी है, एवरेज निकालनी है। तो फार्मूला तो वही यूज़ करेंगे, I एवरेज इंटीग्रेशन ऑफ I dt डिवाइड बाई इंटीग्रेशन ऑफ dt। और लिमिट कहाँ से कहाँ लेंगे बेटा, इस बार हाफ साइकिल पे देखना है, ये सिर्फ यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक टाइम कितना था, 0 से t/2। ठीक है, तो ये लिमिट जो हो गई 0 से कितनी हो गई यहाँ पे, t/2। ठीक है, ऐसे ही नीचे भी 0 से लिमिट क्या लिखोगे, t/2। ठीक है, वैल्यू पुट कीजिए, I की वैल्यू कितनी है, I0 sin ωt, 0 से t/2 I0 sin ωt dt, और इसके डिवाइड में बेटा कौन है, हमारे पास dt का इंटीग्रेशन बेटा क्या हो गया, t, और अपर लिमिट जब पुट की तो कितना आएगा, t/2। तो अगर चलो ऐसे लिख लेते हैं, dt का इंटीग्रेशन t है और उसके अपर लिमिट t/2 है, लोअर लिमिट कितनी है, 0 है। अब इसका फिर से वही इंटीग्रेशन करना है, ये I0 कांस्टेंट है, बाहर ले लो। ठीक है, साइन ωt का जैसे अभी किया था माइनस कोस ωt, और ये अलग से डिवाइड बाई कितना हो गया, ओमेगा हो गया बेटा। और इसकी जो लिमिट है वो कहाँ से कहाँ तक है, 0 से t/2 है। 0 से कितनी है बेटा, t/2 डिवाइड बाई, ये क्या, इसकी अपर लिमिट पुट करोगे t/2 बन जाएगा, नीचे वैल्यू कितनी बची, t/2 बची। ठीक है, तो एवरेज वैल्यू कितनी बनी करंट की, माइनस ऑफ, ये माइनस बाहर ले लिया, -I0 इंटू अपर लिमिट पुट कर लो पहले, cos ωt/2, cos ωt/2। ठीक है, माइनस लोअर लिमिट क्या है, 0, cos 0 माइनस cos ऑफ 0 डिवाइड बाई, यहाँ पे कौन था, ओमेगा t डिवाइड बाई 2, तो ये ऐसे बचेगा ωt/2। ठीक है, तो इसको सोल्व करो, माइनस ऑफ I0 cos ऑफ ओमेगा, और जैसे अभी t को हमने क्या पुट किया था बेटा, 2π/ω, फिर से 2π/ω पुट करो, 2π डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 2ω। बात समझ में आ रही है ना, 2π, ये 2 तो पहले ही था और t की जगह क्या आ गया था, 2π/ω आ गया था। बात समझ में आ रही है ना, ये जो t था इसकी वैल्यू कितनी है, 2π/ω, और ये 2 जो डिवाइड में पहले ही था, माइनस कोस ऑफ 0, और डिवाइड में कौन आएगा,
ऐसे ही यहाँ पे पुट कर लो टी की वैल्यू बेटा कितनी 2 पाई बाई ओमेगा बाई 2 और इसकी जगह आ गया 2 पाई बाई ओमेगा। बात समझ में आई? तो कैंसिल कर लो जो होता है, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया और नीचे ओमेगा से ओमेगा कैंसिल और 2 से 2 कैंसिल। तो इसको देखो ये क्या वैल्यू बची बेटा, ये ओमेगा से ओमेगा भी कैंसिल हो गया, कोस पाई बचा माइनस कोस जीरो, कोस पाई माइनस कोस जीरो, बोलो कितनी वैल्यू आएगी 1 माइनस कोस जीरो की वैल्यू कितनी हो गई बेटा, फिर से -1, ठीक है, नहीं सॉरी, हाँ जी, तो ये बन गया कोस पाई है हमारे पास -1 और माइनस में कोस जीरो, वहाँ भी -1 -2 और बाहर आके माइनस के साथ क्या बन जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो बेटा एवरेज करंट की जो वैल्यू आती है फॉर हाफ साइकिल, उसकी डेरिवेशन हमारे पास, उसका रिजल्ट कितना आ गया 2I0 डिवाइड बाई पाई। ठीक है, बात समझ में आई? तो ये आ गई बेटा एवरेज, कौन, एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, बिल्कुल सेम स्टेप जैसे अभी अभी अपने बेटा ये निकाला है एवरेज वैल्यू फॉर अल्टरनेटिंग करंट, ऐसे ही एग्जैक्टली सेम स्टेप आपको निकालने होते हैं एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ, एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ, एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ। ध्यान से, अभी आपने जो निकाला था वो क्या निकाला था, एवरेज वैल्यू या फिर मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। अब ऐसे ही जो वोल्टेज होती है अल्टरनेटिंग वोल्टेज, उसकी भी एवरेज वैल्यू निकल सकती है। देखो बेटा सब कुछ सेम टू सेम है, ये डेरिवेशन मैं नहीं कराऊंगा, आप खुद से करेंगे, कोई भी आपने चेंज नहीं करना। जैसे अभी अभी हमने किया था ना अल्टरनेटिंग करंट का, सब कुछ सेम आपने लगाना है। पहले तो डेफिनेशन में अभी हमने उसमें क्या लिखा था, जैसे मीन वैल्यू या फिर एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट is over the half cycle is that value of steady current that would send the same amount of charges through a circuit in the time of half cycle as sent by the alternating current through the same circuit in the same time। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये मैंने लिखा था, ठीक है, ये वैल्यू किसकी डेफिनेशन थी, एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। तो अब आपने किसको डिफाइन करना है, एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ। तो सुनो, सेम टू सेम डेफिनेशन है, कहीं कोई चेंज नहीं है। जहाँ चेंज करना मैं बता रहा हूँ, आपने क्या लिखना है, द मीन वैल्यू और एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ। यहाँ पे आप क्या वर्ड ऐड करेंगे, अल्टरनेटिंग ईएमएफ, ठीक है। और एनी हाफ साइकिल इज डिफाइंड एज दैट वैल्यू ऑफ स्टेडी करंट, करंट की जगह क्या आ जाएगा बेटा, ईएमएफ। जहाँ जहाँ करंट आ रहा है ना वहाँ वहाँ क्या बनता चलेगा, ईएमएफ, ठीक है। which would send the same amount of charges through a circuit in the time of half cycle, that is t/2 as sent by the AC लिखा हुआ है यहाँ पे, मतलब यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, अल्टरनेटिंग करंट की जगह अल्टरनेटिंग ईएमएफ। यहाँ पे क्या वर्ड आ जाएगा बेटा, अल्टरनेटिंग ईएमएफ थ्रू द सेम सर्किट इन द सेम टाइम। सब कुछ सेम है, कोई डेफिनेशन में फ़र्क नहीं है। जहाँ पे अल्टरनेटिंग करंट लिखा है सिर्फ वहाँ पे क्या लिख देना है, अल्टरनेटिंग ईएमएफ लिख देना है। अब बात आती है इसकी डेरिवेशन। जो डेरिवेशन जो होती है, डेरिवेशन डायरेक्ट किसके लिए बता रहा हूँ, फॉर हाफ साइकिल। मतलब मुझे वोल्टेज की क्या निकालनी है, एवरेज वैल्यू निकालनी है, किसके लिए, हाफ साइकिल के लिए। तो बेटा डेरिवेशन आप कर लोगे, मुझे भैया आपको खुद से करनी है, मैं अब बेटा सारी चीज़ें नहीं करवा सकता, बिल्कुल आसान चीज़ें हैं। सेम वही रिजल्ट आएगा जो अभी अभी आया था। क्या रिजल्ट आया था करंट में क्या रिजल्ट आया था, 2I0 बाई पाई आया था, ठीक है। तो यहाँ पे I0 क्या होती है, पीक वैल्यू। ऐसे ही ये क्या है, वोल्टेज है बेटा, वोल्टेज में क्या आएगा, 2V0 बाई पाई। कोई चेंज नहीं है, जैसे एग्जैक्ट वैल्यू हमने निकाली थी वैसे की वैसी निकालनी है। स्टार्ट कैसे करेंगे, वही इस बार क्योंकि वोल्टेज निकालनी है तो वोल्टेज की इक्वेशन लिखिए, V0 साइन ओमेगा टी। क्या लिखेंगे, V0 साइन ओमेगा टी। अब मुझे किसकी एवरेज वैल्यू निकालनी है, वोल्टेज की, और वोल्टेज किस पर डिपेंड कर रही है, टाइम पर। तो बेटा कैसे फार्मूला बन गया, V एवरेज इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ किसका,
वी डी टी डिवाइड बाई इंटीग्रेशन ऑफ डी टी, और टाइम हाफ साइकिल के लिए कितना होता है 0 से t/2, 0 to t/2। यहाँ पे v की वैल्यू पुट कीजिए, वी नॉट साइन ओमेगा टी, डिफ्रेंशिएट वगैरह कीजिए, वो आपको फाइनली क्या वैल्यू देगा, यही 2v0/पाई। ठीक है बेटा, तो मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बार दोनों रिजल्ट आपके लिए फिर से लिख देता हूँ। v इज इक्वल टू अल्टरनेटिंग जो वोल्टेज है उसकी वैल्यू होती है v नोट साइन ओमेगा टी, और अल्टरनेटिंग करंट की जो इक्वेशन होती है आई नोट साइन ओमेगा टी। अगर मैं निकालता हूँ एवरेज वैल्यू ऑफ द अल्टरनेटिंग वोल्टेज, तो इसका रिजल्ट कितना आता है 2v0/पाई। और अगर मैंने निकाली थी एवरेज वैल्यू ऑफ द करंट फॉर हाफ साइकिल, तो उसकी वैल्यू कितनी आई थी 2i0/पाई। ये दोनों ही रिजल्ट किसके लिए वैलिड हैं, हाफ साइकिल के लिए वैलिड है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट टाइप जो करंट की होती है वो होती है बेटा रूट मीन स्क्वायर। कौन सी होती है, रूट मीन स्क्वायर। ठीक है ना, तो अभी तक आपने एवरेज के बारे में सब कुछ पढ़ लिया है, डेरिवेशन कंप्लीट कर लेना वोल्टेज वाली खुद से। तो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, आरएमएस वैल्यू बोलते हैं, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, आरएमएस वैल्यू यानी रूट मीन स्क्वायर। ठीक है, कौन सी वैल्यू बेटा, रूट मीन स्क्वायर। अच्छा, ये क्या चीज़ है, देखो बेटा, वोल्टेज जो होती है अल्टरनेटिंग वोल्टेज, उसकी इक्वेशन कितनी है, वी नोट साइन ओमेगा टी, v इज इक्वल टू वी नोट साइन ओमेगा टी। इसमें बेटा आपको पता है जो ये वी नोट होती है, ये कौन सी वैल्यू होती है, पीक वैल्यू होती है। कैसी वैल्यू होती है बेटा, पीक वैल्यू होती है। और अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए कि हमारे घर में कितनी वोल्टेज आती है, तो हम क्या बोलते हैं कि हमारे घर में तो 220 वोल्टेज आती है। कितनी आती है बेटा, 220 वोल्ट आती है। तो ये क्या चीज़ है, ये तो बेटा उसकी इक्वेशन है, v इज इक्वल टू वी नोट साइन ओमेगा टी, और ये क्या है, वैल्यू। तो मुझे ये बताइए 220 वोल्ट जो आती है ये क्या चीज़ है, वोल्टेज की, एसी वोल्टेज की क्या चीज़ है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू है, एवरेज वैल्यू है, पीक वैल्यू है, या क्या है, बताइए। ये बेटा ना तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू होती है, ना ही हमारे पास पीक वैल्यू होती है, ना ही एवरेज वैल्यू होती है अल्टरनेटिव वोल्टेज की। ये होती है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। कौन सी वैल्यू होती है बेटा, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। तो एक बात तो अपने दिमाग में ये बिठाइए कि घर में हम जो बोलते 220 वोल्ट आती है वो वोल्टेज की रूट मीन स्क्वायर वैल्यू होती है। ठीक है, हाँ ठीक है। तो अब इसको ना निकालने का तरीका सुनिए कि रूट मीन स्क्वायर हम करंट की, जैसे अभी हमने वोल्टेज की कौन सी वैल्यू निकाली थी, एवरेज वैल्यू निकाली थी हाफ साइकिल के लिए, करंट की निकाली थी, ऐसे ही बिल्कुल हमने करंट और वोल्टेज दोनों के लिए रूट मीन स्क्वायर वैल्यू निकालनी है। तो इसको देखो, निकालने का पहले तो तरीका समझो आसानी से, क्या होता है क्या नहीं होता है। ठीक है, डेफिनेशन डेरिवेशन बाद में करता हूँ, पहले जैसे मैंने एवरेज के लिए एक फार्मूला बनाया था, मैं ऐसे फार्मूला बनाने की क्या करता हूँ, कोशिश करता हूँ। देखो इसको, इसके नाम में ही इसका काम छिपा हुआ बेटा, रूट मीन स्क्वायर। मतलब सबसे पहले तो किसी भी क्वांटिटी का क्या करो, जिस भी क्वांटिटी की आपको रूट मीन स्क्वायर वैल्यू निकालनी है, मान लीजिए करंट की रूट मीन स्क्वायर वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले उस करंट का क्या कर दो, स्क्वायर कर दो, करंट का बेटा क्या कर दो, स्क्वायर। उसका स्क्वायर करने के बाद उसका मीन ले लो, मीन मतलब उसकी एवरेज ले लो, उसके बेटा क्या ले लेंगे, एवरेज। और फिर स्क्वायर करके एवरेज लेने के बाद उन सब का क्या कर देंगे, रूट। ठीक है, एक बार फिर से मैं लिख रहा हूँ, देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्क्वायर। सबसे पहले हमने करना है बेटा स्क्वायर, जैसे ये है ना रूट मीन स्क्वायर, यहाँ से पढ़ रहा हूँ। सबसे पहले हमें करना है स्क्वायर, स्क्वायर करने के बाद हम क्या निकालेंगे, उसकी एवरेज। क्या निकालनी है बेटा आपको, एवरेज निकाली। ठीक है, एवरेज निकाल के उस सारे टर्म का क्या कर देना है आपको, रूट, रूट लगा दो। ठीक है, बात समझ में आई। फॉर एग्जाम्पल ध्यान से समझना, मुझे निकालना है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट, IRMS। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, सबसे पहले जिस भी क्वांटिटी की रूट मीन स्क्वायर वैल्यू निकालनी है उसका स्क्वायर करो, यानी करंट का क्या हुआ, स्क्वायर। ठीक है,
फिर क्या करो, सबसे पहले स्क्वायर किया, उसके बाद एवरेज निकालो, मतलब इस करंट के स्क्वायर का क्या निकालो, एवरेज। एवरेज निकालने के लिए बेटा हम क्या ऐसा सिंबल यूज़ करते हैं, ये बोलो, ठीक है, ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने करंट का क्या कर दिया, स्क्वायर, फिर उसकी क्या ले ली, एवरेज, और लास्ट में इन सब का क्या निकाल दो, रूट निकाल दो। तो ये जो फार्मूला बना बेटा, ये फार्मूला किसका बन गया, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट। जैसे वोल्टेज के लिए पूछ ले, वोल्टेज की रूट मीन स्क्वायर वैल्यू निकालिए, तो क्या किया जाए, सबसे पहले क्या करें, वोल्टेज का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, फिर बेटा उसका क्या ले लेंगे, एवरेज ले लेंगे, एवरेज लेने के बाद उसका क्या कर देंगे, अंडर रूट। तो देखो ये जो फार्मूले बने, अल्टीमेटली यही फार्मूले किस में काम करते हैं, आपका रूट मीन स्क्वायर वैल्यू निकालने में क्या करते हैं, काम करते हैं। वैल्यू मैं बता देता हूँ, डेरिवेशन उसकी अभी कर लेते हैं। देखो वोल्टेज की इक्वेशन v इज इक्वल टू वी नोट साइन ओमेगा टी ए सी में, और करंट की इक्वेशन I इज इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी। इतनी बात ठीक है, ठीक है बेटा। तो देखो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू निकालनी पड़ जाए तो वोल्टेज की, वो कितनी आएगी, देखो फार्मूला तो ये वाला यूज़ करेंगे, लेकिन जो रिजल्ट आएगा वो फार्मूला क्या आएगा, वी नोट बाई रूट टू। मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, फार्मूला क्या आएगा, वी नोट बाई रूट टू। वी नोट क्या होता है बेटा, पीक वैल्यू ऑफ द वोल्टेज। ऐसे ही अगर ये इक्वेशन गिवन है और हमें क्या निकालना है, रूट मीन स्क्वायर करंट निकालना है, तो क्या वैल्यू आएगी, आई नोट बाई रूट टू, ठीक है। अब क्या करते हैं, फार्मूला वगैरह हमने बना लिया है, अब हम डेरिवेशन निकालेंगे रूट मीन स्क्वायर करंट की और वोल्टेज के। लेकिन उससे पहले मैं रूट मीन स्क्वायर करंट को क्या कर देता हूँ, डिफाइन कर देता हूँ। समझने की कोशिश करो, मैं समझा रहा हूँ। देखो तो टॉपिक है हमारा रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। ठीक, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। देखो डेफिनेशन समझने के लिए ध्यान से, ये इसको मत नोट करना, डायरेक्ट डेफिनेशन को ही नोट करना, बस समझ लो। देखो बेटा मान लीजिए मेरे पास कोई एक वायर है, ये क्या है, वायर है। इस वायर में, वायर का बेटा अपना कुछ रेजिस्टेंस होता है, कोई भी मेटल ले लो, कुछ भी ले लो, सबका अपने पास क्या होता है, कोई रेजिस्टेंस। इसका भी ऐसे अपना क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा, ठीक है, इस बात में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मान लीजिए इस वायर में मैंने एसी करंट फ्लो करवा दिया किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर, उसकी वैल्यू मैंने कितनी ले ली, आई सॉरी, ठीक है। तो मेरे पास क्या था, एक वायर था, उस वायर का अपना खुद का क्या है, रेजिस्टेंस है, और उस वायर में मैंने बहुत छोटे टाइम के लिए, मैंने कहा किसी पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट के लिए, मान लीजिए dt के लिए, कोई छोटा सा टाइम इंटरवल था dt, उसमें मैंने कौन सा करंट भेजा, इसमें क्या, AC करंट भेजा, ठीक है। तो बेटा देखो, जब कुछ टाइम के लिए इस करंट में, सॉरी इस वायर में अल्टरनेटिंग करंट फ्लो करेगा, तो पक्की बात है कि इस वायर में क्या होगी, हीट जनरेट होगी। ये तो बात आपने सब ने वैसे भी नोट की होगी कि एक वायर है, उसमें थोड़ी देर के लिए आप करंट फ्लो करवाइए, करंट फ्लो करेगा तो उसमें क्या हो जाएगा, वायर गर्म हो जाएगा। बल्ब वगैरह में भी यही फिनोमिना होता है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, एक मेरे पास कंडक्टर था, एक वायर था, उसमें बहुत छोटे टाइम के लिए dt के लिए करंट, अल्टरनेटिंग करंट फ्लो करवाया, जिसकी वजह से इसमें क्या है, जनरेट हुई, हीट जनरेट हुई, हीट बनी, हीट एनर्जी, ठीक है। अच्छा, हीट जनरेट। अब सुनो, वही सेम मेरे पास कंडक्टर है जो अभी अभी था, यानी यही वायर है, उतने ही टाइम के लिए, dt टाइम के लिए मैंने इसमें DC करंट फ्लो करवाया। पहले मैंने कौन सा करंट फ्लो करवाया था, AC करंट फ्लो करवाया था, अब मैंने DC मतलब डायरेक्ट करंट को, मतलब कांस्टेंट करंट, मैंने कैसा करंट फ्लो करवा दिया बेटा, कांस्टेंट करंट, सेम टाइम के लिए dt के लिए उसी वायर में। तो सुनो, DC करंट के फ्लो होने से इतने ही टाइम में, या मैं कहूँ कांस्टेंट करंट के फ्लो होने की वजह से सेम टाइम में सेम वायर में अगर उतनी ही हीट जनरेट हो जाए जितनी AC की वजह से हो रही थी, तो इस वैल्यू को बोलेंगे हम बेटा रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। क्या बोलेंगे, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। फिर से, एक कंडक्टर है जिसमें हमने एक छोटे टाइम इंटरवल के लिए AC करंट फ्लो करवाया है, AC करंट के फ्लो होने की वजह से इस वायर में हीट जनरेट होगी। अगर मैं उसी सेम वायर में DC करंट फ्लो करवाता हूँ उतने ही टाइम के लिए,
उसकी वजह से भी उतनी ही हीट जनरेट हो जाए जितनी एसी की वजह से हो रही थी, तो उस समय जो करंट की वैल्यू होगी, ये जो करंट है इनको हम बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट। तो ये डेफिनेशन मैं लिख देता हूँ, आप इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है बेटा, तो ये देख लो डेफिनेशन मैंने आपके लिए लिख दी है। द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ द एसी इज डिफाइंड एज दैट वैल्यू ऑफ स्टेडी करंट, वो कांस्टेंट करंट विच वुड जनरेट द सेम अमाउंट ऑफ हीट, जो उतनी ही हीट जनरेट करे इन ए गिवन रेजिस्टेंस, इस गिवन रेजिस्टेंस वायर में, इन गिवन टाइम, सेम टाइम में, एज इज डन बाय द एसी, जितनी किसने बनाई थी हीट, एसी ने बनाई थी, व्हेन पास थ्रू द सेम रेजिस्टेंस फॉर द सेम टाइम। ठीक है, अब बेटा हम इसके लिए क्या प्रूव करेंगे, डेरिवेशन, कौन सी वैल्यू निकालेंगे करंट की, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू की हमें क्या निकालनी होती है, डेरिवेशन। तो डेरिवेशन है हमारे पास रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ, अच्छा एक और चीज़ मैं आपको छोटी सी चीज़ बताना भूल गया, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू जो होती है बेटा, इसी का दूसरा नाम इफेक्टिव वैल्यू या फिर वर्चुअल वैल्यू भी होता है। ठीक है, मैं यहीं पे नोट कर देता हूँ, रूट मीन स्क्वायर के ऊपर आप इसमें चेंजेस कर लीजिएगा। यहाँ पे रूट मीन स्क्वायर का ही दूसरा नाम होता है इफेक्टिव वैल्यू, इफेक्टिव वैल्यू या फिर वर्चुअल वैल्यू और वर्चुअल वैल्यू। ठीक है, एग्ज़ाम में कोई भी नाम आपको मिल सकता है, हो सकता है कि IRMS लिखा मिल जाए, मतलब रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ द करंट, या फिर इफेक्टिव वैल्यू लिखा मिल जाए। ऐसे देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अलग से, या तो ऐसे मिलेगा IRMS रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, या फिर आई इफेक्टिव ऐसे लिखा मिलेगा, IEFF, मतलब इफेक्टिव वैल्यू ऑफ करंट, वही सेम होती है रूट मीन स्क्वायर और इफेक्टिव। और या फिर क्या मिलेगा, IV मिला लिखा हुआ मिलेगा, वर्चुअल वैल्यू ऑफ करंट, कोई भी नाम इसका मिल सकता है। तो इसकी हम डेरिवेशन प्रूव कर रहे हैं, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, तो देखो ध्यान से, करंट की बेटा क्या रिलेशन है, I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी, और मैं क्या निकालना चाह रहा हूँ, हम जो इसका रिजल्ट आएगा रूट मीन स्क्वायर वैल्यू का, वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कितना रिजल्ट आएगा, I0/√2। तो यही हमें क्या करना है, प्रूव करना है, ये वैल्यू हमें क्या निकालनी है, फाइंड आउट करनी है। देखो तो क्या आएगा, I रूट मीन स्क्वायर। अच्छा सुनो, रूट मीन स्क्वायर वाली जो डेरिवेशन है ना, ये आपकी जो पहले आपने एवरेज वैल्यू जो निकाली थी उससे भी इम्पोर्टेंट होती है। और एग्ज़ाम में अगर यहाँ से पूछेगा, जो आज वाला जो हम लेक्चर कर रहे हैं, तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू की ज़्यादा चांस आपसे पूछेगा। 10 बार एग्ज़ाम होगा तो उसमें से 9 बार आपसे रूट मीन स्क्वायर वाली ही पूछेगा। ठीक है, तो ध्यान से, IRMS इज इक्वल टू, देखो फार्मूला क्या बनता है, सबसे पहले मैंने क्या बताया था, करंट जिस भी क्वांटिटी की रूट मीन स्क्वायर वैल्यू निकालनी है, सबसे पहले उसका क्या करो, स्क्वायर करो, यानी करंट का स्क्वायर कर दिया, फिर उसका क्या लो, मीन लो, ये लो मैंने उसका मीन ले लिया या फिर उसका एवरेज ले लिया, और बाद में उसका क्या कर दो, अंडर कर दो। तो इसी फार्मूले पर हमने चलना है। तो देखो IRMS इज इक्वल टू, यहाँ पर वैल्यू पुट करो, आई की वैल्यू थी I0 साइन ओमेगा टी, और उसका क्या करना है, स्क्वायर करना है, यानी I0 स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ठीक है, बात समझ में आ गई, स्क्वायर हो गया, उसकी कौन सी वैल्यू लेनी है, एवरेज वैल्यू, और उसका क्या कर देना है, अंडर रूट के लिए मान लीजिए मैंने सब सारी के लिए ऊपर लिख दिया 1/2। ठीक है, तो चलिए अभी इसका फार्मूला वगैरह लिखिए, कैसे लिखेंगे हम लोग, इज इक्वल टू, इंटीग्रेशन कीजिए इसको, कहाँ से कहाँ तक करेंगे बोलो, I0 इंटीग्रेशन, ध्यान से करना, कैसे करना है हमें, 0 टू कहाँ से कहाँ तक लूँगा बेटा मैं, इंटरवल को, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू निकालनी है ना। यहाँ पे कैसा मैंने हाफ साइकिल वगैरह मेंशन नहीं किया है ना, अगर मैं हाफ साइकिल मेंशन करता तो इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक लेता, 0 से T तक लेता, लेकिन अब तो मैं कहाँ से कहाँ तक लूँगा, तो मैंने कुछ भी नहीं मेंशन किया, तो कंप्लीट साइकिल कर, यानी 0 टू T। अच्छा ऐसा क्यों किया मैंने, देखो पहले ही ध्यान से देखो, ये करंट का जो स्क्वायर वाली इक्वेशन मैंने लिखी हुई है टाइम पर डिपेंड कर रही है, और टाइम पर डिपेंड कर रही है, और उसका मुझे क्या निकालना है, एवरेज, ये मैंने एवरेज के लिए सिंबल लिए है, तो वही फार्मूला हमारे काम आएगा जो अभी हमने एवरेज करंट में सीखा था, क्या कि जब भी किसी क्वांटिटी को, कोई क्वांटिटी टाइम पर डिपेंड करती है और उसकी हमें एवरेज निकालनी होती है, तो हम फार्मूला लगाते हैं वही उसी क्वांटिटी का क्या, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dt डिवाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ dt। तो यहाँ लिमिट कहाँ से कहाँ तक आएगी, कंप्लीट साइकिल पर 0 से T आएगी। तो पहले क्या करें,
ये क्वांटिटी किसका जो हमें क्या निकालना था, कौन सी क्वांटिटी थी जिसका मुझे जो टाइम पर डिपेंड कर रही है यहाँ पे, आई नोट का स्केयर। तो आई नोट के स्केयर को एज इट इज लिखा। बात समझ में आ रही है ना बेटा। दूसरा कौन सी क्वांटिटी, सॉरी, आई नोट स्केयर साइन स्केयर ओमेगा टी, ये क्वांटिटी है जो टाइम पर डिपेंड कर रही है। और इसका मुझे निकालना है एवरेज, यानी डी टी इंटीग्रेशन डी टी डिवाइड बाई इंटीग्रेशन ऑफ किसका, डी टी का। कहाँ से कहाँ तक बेटा, 0 से t तक। ठीक है। और इसकी बेटा ओवरऑल पावर कितनी थी बाहर, 1/2। ये स्टेप समझ में आया। क्या किया है मैंने, करंट का देखो बेटा स्केयर था, करंट का स्केयर, और उसकी मुझे एवरेज वैल्यू निकालनी थी। करंट किस पर डिपेंड कर रहा था, टाइम पर। उसकी एवरेज वैल्यू निकालनी है, यानी उसके स्केयर की, क्योंकि पहले स्केयर भी किया था। तो मैंने क्या किया, वो टर्म एज इट इज लिखी, आई नोट स्केयर साइन स्केयर ओमेगा टी, आई नोट स्केयर साइन स्केयर ओमेगा टी। उसका इंटीग्रेशन किसके साथ, डी टी के साथ, डिवाइड बाई इंटीग्रेशन ऑफ डी टी, और ये लिमिट 0 to t। और इसकी पावर ओवरऑल बाहर कितनी है, 1/2। उसको हमने एज इट इज लिख लिया। अब इसको सोल्व कर ऐसे करें, जो कॉमन आता है कॉमन लेने की कोशिश करो। देखो आई नोट का स्केयर कांस्टेंट है, बाहर ले लो। नीचे देखो डी टी लिखा हुआ है, डी टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, टी, और लिमिट पुट की तो बेटा कितना, टी, उसको भी बाहर ले लेते हैं। ठीक है। तो मैंने बड़ी ब्रैकेट लगा ली, आई नोट का स्केयर डिवाइड बाई टी, एज इट इज़ मैंने ले लिया। अब यहाँ पे ये कन्फ्यूज मत करना कि आई नोट का स्केयर की पावर 1/2 भी थे, वो मैं पावर अभी बाद में लिखूँगा। लेकिन बस है तो ये ब्रैकेट से, इससे बाहर निकालना चाहता हूँ मैं इंटीग्रेशन से, है तो ब्रैकेट के अंदर ही। ठीक है। तो इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक था, 0 to t। क्या बचा अंदर, साइन स्केयर ओमेगा टी इंटू डी टी। इसका कैसे करेंगे बेटा, साइन स्केयर ओमेगा टी का कोई फार्मूला होता है क्या। देखो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, मैं अलग से लिख देता हूँ कहीं आपके लिए बॉक्स वगैरह बना के। मैथ्स में फार्मूला होता है साइन स्केयर थीटा। क्या फार्मूला होता है बेटा, साइन स्केयर थीटा। इसका जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, 1 - cos 2 थीटा डिवाइड बाई 2। बात समझ में आई। या मैं कहूँ 2 साइन स्केयर थीटा का फार्मूला होता है 1 - cos 2 थीटा। तो 2 को यहाँ लिया है डिवाइड में, तो साइन स्केयर थीटा का फार्मूला कितना, 1 - cos 2 थीटा बाई 2। ये भी तो मैथमेटिकल पार्ट है, ये आपको रटना पड़ेगा। अगर याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो इसको क्रैम कर लीजिए। साइन स्केयर थीटा का फार्मूला क्या होता है, 1 - cos 2 थीटा बाई 2। तो देखो यहाँ पे ये यहाँ कौन था, साइन स्केयर ओमेगा टी, तो उसका फार्मूला क्या बन जाएगा, 1 - cos 2 ओमेगा टी डिवाइड बाई 2। तो ठीक है, ये फार्मूले का यूज करते हुए मैं यहाँ पे साइन स्केयर थीटा की जगह 1 - cos 2 थीटा डिवाइड बाई 2 लिखूँगा। तो क्या रिजल्ट आ गया, 1 - cos 2 ओमेगा, और साथ में कौन था, टी था। ठीक है, cos 2 थीटा था ना बेटा, cos 2 एज इट इज़, और थीटा की जगह कौन था, ओमेगा टी था। ठीक है, बात समझ में आ रही है। इसके डिवाइड में कौन होगा, 2 डिवाइड बाई कौन था, 2 था। और ये इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, साथ में कौन था मेरा, डी टी, और इसकी ओवरऑल पावर बाहर कितनी थी, 1/2। बात समझ में आ रही है, क्या किया है मैंने। ठीक है, इतने फार्मूला आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट स्टेप देखिए, आई आर एम एस रूट मीन स्केयर वैल्यू इज इक्वल टू आई नोट का स्केयर, ये 2 है जो बेटा, इसको भी बाहर ले लो, ये कांस्टेंट टर्म है, इंटीग्रेशन से बाहर लो। आई नोट का स्केयर डिवाइड बाई 2t बन गया। ठीक है, ये ऐसे ब्रैकेट वगैरह लगा लो, 2t इंटीग्रेशन है। देखो ये क्या था बेटा, dt, यहाँ के मल्टीप्लाई किया dt, और उसका फिर आपने क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, तो ऐसे चलो ऐसे लिख देते हैं, dt को अंदर ले लो, dt माइनस कोस ऑफ 2 ओमेगा टी, और साथ में कौन है, dt। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करना है कहाँ से कहाँ, 0 to t, ओवरऑल टर्म का। और इसकी बाहर पावर जो गिवन थी वो गिवन थी 1/2। ठीक है, dt का इंटीग्रेशन कितना होता है बेटा, t होता है, और अपर लिमिट पुट करोगे तो वो भी कितना, t - 0, यानी यहाँ भी जो टर्म सॉल्व करके बनी वो बनी सिर्फ t। यहाँ बोलो, यहाँ क्या बचेगा, cos 2 ओमेगा टी, cos 2 थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस, बोलो बेटा कोस का इंटीग्रेशन क्या होता है, कोस का इंटीग्रेशन माइनस साइन होता है। या मैं कहूँ सॉरी,
इंटीग्रेशन कर रहे हैं ना, हम डिफरेंशिएशन नहीं कर रहे हैं। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कोस, कोस का क्या होता है, साइन। तो यहाँ का जो इंटीग्रेशन बनेगा वो बनेगा साइन 2 ओमेगा टी डिवाइड बाई 2 ओमेगा, ठीक है ना, ऐसे ही होता है। चलिए तो मैं लिखता हूँ स्टेप, जैसे मेरा पेज भर गया है तो मैं इधर लिख रहा हूँ नेक्स्ट स्टेप। क्या बनेगा, आई आर एम एस इज इक्वल टू, क्या वैल्यू बनी हमारे पास, आई नोट स्केयर डिवाइड बाई 2t। यहाँ पे बचा था मेरे पास dt, dt का इंटीग्रेशन कितना आ गया था बेटा, t, dt का इंटीग्रेशन कितना आ गया था, t, वैल्यू वगैरह पुट करने के बाद माइनस कोस 2 ओमेगा टी था, कोस 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन साइन 2 ओमेगा टी डिवाइड बाई 2 ओमेगा, ये वैल्यू ऐसे आ रही थी, ठीक है। उसके बाद ये तो वैल्यू बेटा कब आई थी, जब आपने सिर्फ और सिर्फ अपर लिमिट पुट की थी। देखो ये यहाँ पे, यहाँ ध्यान से देखो ये था, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा एक काम करते हैं, चलो लिमिट वगैरह बाद में पुट करते हैं। यहाँ देखो ना, यहाँ पे मेरे पास क्या लिखा हुआ था, डी टी, डी टी का इंटीग्रेशन किया मैंने स्मॉल टी, डिफ्रेंशिएशन से इंटीग्रेशन कैंसिल हुआ, तो मैं ऐसे लिख देता हूँ स्मॉल टी, ये लो क्या लिख दिया बेटा मैंने, स्मॉल टी। और कोस 2 ओमेगा टी का मैंने इंटीग्रेशन किया, वो कितना आ गया, साइन 2 ओमेगा टी डिवाइड बाई 2 ओमेगा, ठीक है। इसकी ओवरऑल लिमिट कितनी गिवन है, कहाँ से कहाँ तक करना था बेटा इंटीग्रेशन, 0 से t तक करना था। तो ये इंटीग्रेशन 0 to t, और बाहर जो इसकी ओवरऑल पावर में है वो है 1/2, ठीक है, बात समझ में आ रही है। अच्छा तो रूट मीन्स आई आर एम एस की वैल्यू देखिए कैसे लिखें, आई नोट स्केयर डिवाइड बाई 2t, ठीक है। तो देखो ये लिमिट बची हुई है, ये फैक्टर बचा हुआ अंदर, और लिमिट पुट करनी है कैपिटल T और 0। पहले कैपिटल T पुट कर लो, T की जगह कैपिटल T, माइनस यहाँ भी कैपिटल T पुट कर लिया आपने, ये पहले 2 ओमेगा टी बना था ना, स्मॉल ओमेगा टी था, ठीक है। तो ये बचा साइन 2 ओमेगा कैपिटल T डिवाइड बाई 2 ओमेगा, ठीक है। ये तो अपर लिमिट ही पुट हुई है, पहले यहाँ को पुट कर ली, यहाँ पुट कर ली, दोनों जगह मैंने टी पुट किया। अब दोनों जगह लोअर लिमिट -0 माइनस साइन 2 ओमेगा इंटू 0 डिवाइड बाई 2 ओमेगा, और इसकी जो पावर है, अच्छा ये वाला ब्रैकेट, छोटे वाला ब्रैकेट ये ऐसे था, ठीक है। और इसकी ओवरऑल पावर बाहर कितनी दी हुई थी, 1/2, कितनी थी बेटा, 1/2, ठीक है। तो इसको सोल्व कर लो, आई आर एम एस इज इक्वल टू आई नोट का स्केयर डिवाइड बाय 2t इंटू टी। इसको सोल्व करोगे तो बेटा कैसे कैसे रिजल्ट मिलेगा आपको, देखना, वैल्यू पुट कर लेते हैं पहले। टाइम की वैल्यू कितनी होती है बेटा, ये कैपिटल टी क्या होता है, 2π/ओमेगा होता है। तो वैल्यू पुट करें, माइनस साइन, ये पहले जो डिवाइड में 2 ओमेगा था इसको एज इट इज लिख लेते हैं। मैंने क्या लिख लिया इसको, 2 ओमेगा, अंदर क्या बचा, ये पहले तो कौन है ऊपर, 2 ओमेगा है, और इसके साथ टाइम की वैल्यू कितनी है, कैपिटल टी को हम क्या लिखते हैं, 2π/ओमेगा, क्या लिखते हैं बेटा, 2π/ओमेगा। ये सोल्व हो जाएगा ना। उसके बाद -0 माइनस ये साइन, ये टर्म 0 है तो ये भी ओवरऑल टर्म ही क्या बन गई, 0, और इसकी बाहर पावर है 1/2, ठीक है। इसमें जो बेटा कैंसिल होता है वो कैंसिल कर दीजिए, जो बचता है वो बचा लीजिए। देखो ओमेगा से ओमेगा कैंसिल हुआ, 2π से सॉरी ओमेगा से ओमेगा कैंसिल हुआ, ये तो 2 ओमेगा था ना बेटा ये नीचे की तरफ, तो इसको हमें ध्यान से एक बार फिर से देखना पड़ेगा। ओमेगा से ओमेगा कैंसिल हुआ, अच्छा 2 ओमेगा को एज इट इज लिखा रहने दो थोड़ी देर के लिए। तुम ये सोचो कि हमारा साइन ऊपर कितना बचा है, 2 इंटू 2π, ये ओमेगा से सिर्फ मैंने क्या कैंसिल किया, ओमेगा, और 2 को 2π से मल्टीप्लाई कर देते, चलो ऐसे, ठीक है। साइन 4π बचा, 2 इंटू 2π कितना हो गया, साइन, बेटा हमारे पास ना ये बचा साइन 4π, और साइन 4π 2 इंटू 2π, साइन 2π बेटा 0 होता है, उसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो भी क्या आएगा, 0। तो बेटा ये ओवरऑल पावर ही जो जो टर्म लिखी हुई थी कितनी बच गई, 0। फिर से बता रहा हूँ, साइन 2 इंटू 2π, साइन 2π कितना होता है, 0, 0 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 0, ठीक है। 4π बोल लो, साइन 4π वो भी क्या होता है, 0। तो ओवरऑल ये टर्म भी कितनी बन गई, 0 बन गई। तो रूट मीन स्केयर वैल्यू कितनी आ गई करंट की, आई नोट स्केयर
डिवाइड बाई 2t, और अंदर क्या बचा t माइनस बाकी सब क्या हो गया 0 0 0, और पावर जो थी वो हमने क्या लिख ली एज इट इज, कि पावर कितनी थी 1/2 थी, ठीक है ना। तो देखो आई नोट का स्क्वायर डिवाइड बाई टी से टी क्या हो गया कैंसिल हो गया, डिवाइड बाई 2, और उसकी पावर ओवरऑल कितनी है बाहर 1/2। तो आई रूट मीन स्क्वायर वैल्यू करंट कितनी वैल्यू आ गई बेटा आई नोट बाई रूट 2, ठीक है। तो ये हमारे पास बड़ी इम्पोर्टेंट रिलेशन है, ये हमें कई बार एग्ज़ाम में पूछ ली जाती है, तो इसको आपने ध्यान से सोल्व करना है, ठीक है बेटा। इसमें और तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा ये वैल्यू आपको समझ में आ गई थी, मैंने लिखा था sin 4π, और sin 4π की वैल्यू कितनी होती है 0 होती है। अच्छा तो अगर मैं इसको भी सोल्व करके लिखना चाहूँ, देखो √2 है, √2 की वैल्यू होती है 1.41, क्या होती है बेटा 1.41, 1/1.41 को सोल्व करके आप जब लिखोगे ना वो वैल्यू आपको देगा 0.707 टाइम ऑफ आई नोट, ठीक है। तो बात समझ में आ रही है, इसका मतलब क्या है, मैं जो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू होती है करंट की वो उसकी पीक वैल्यू का कितने टाइम होती है, आई नोट क्या है पीक वैल्यू, स्मॉल लिखो या कैपिटल लिखो आपकी मर्ज़ी है, तो यहाँ भी स्मॉल लिख लेना, ठीक है। तो क्या बोला मैंने बेटा, जो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू होती है करंट की वो उसकी पीक वैल्यू का कितने टाइम होती है 0.707। तो इस लाइन को अगर मैं लिखना चाहूँ, अगर आप लिखना चाहते हो तो लिख लीजिए, द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ AC इज 0.707 टाइम्स ऑफ पीक वैल्यू ऑफ AC, ठीक है। अगर परसेंटेज वगैरह में चेंज करना चाहो तो इसको हम बोलेंगे 70.7% ऑफ द पीक वैल्यू ऑफ AC, मतलब जो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू होती है ना बेटा AC की, वो पीक वैल्यू का कितने परसेंट होती है, करीब करीब 70%, ठीक है। आगे बात बेटा समझ में। तो देखो ये जो हमने डेरिवेशन की है ये क्या था रूट मीन स्क्वायर करंट। अब जैसे रूट मीन स्क्वायर करंट को डिफाइन करके इसकी डेरिवेशन निकाली है एग्जैक्ट, अब आपने ये काम आपके लिए मैं दे रहा हूँ, आपने क्या करना है वोल्टेज के लिए रूट मीन स्क्वायर निकालना है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज, अल्टरनेटिंग EMF बोलो या फिर वोल्टेज बोलो। सबसे पहले तो डेफिनेशन लिखनी है वोल्टेज के लिए, सेम टू सेम डेफिनेशन है जैसे अभी हमने किसके लिखे थी करंट के लिए लिखी थी। ये देखो मैंने लिखा था रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ AC, तो जैसे जैसे जहाँ जहाँ AC है ना अल्टरनेटिंग करंट वहाँ वहाँ का क्या आता जाएगा EMF। देखो ध्यान से, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट है तो यहाँ पे आ जाएगा अल्टरनेटिंग EMF इज़ डिफाइंड एज दैट वैल्यू ऑफ द स्टेडी करंट, स्टेडी करंट की जगह बेटा क्या आ जाएगा स्टेडी वोल्टेज, इज डिफाइंड एज दैट वैल्यू ऑफ स्टेडी वोल्टेज यानी कॉन्स्टेंट वोल्टेज, विच वुड जनरेट द सेम अमाउंट ऑफ हीट इन ए गिवन रेजिस्टेंस इन गिवन टाइम एज इज डन बाय द AC। AC की जगह क्या आ जाएगा इस बार अल्टरनेटिंग EMF, करंट की जगह क्या आ जाएगा बेटा EMF, अल्टरनेटिंग EMF व्हेन पास्ड थ्रू अ सेम रेजिस्टेंस फॉर द सेम टाइम। तो बेटा सब कुछ सेम है, जहाँ जहाँ करंट है आपने उसको किससे कन्वर्ट कर देना है वोल्टेज से, और उसके बाद आप क्या करेंगे डेरिवेशन बिल्कुल सेम स्टेप फॉलो करते हैं। जैसे यहाँ से हमने करंट के लिए स्टार्ट की थी I = I0 sin ωt, वहाँ V = V0 sin ωt। ये उसका रूट मीन स्क्वायर कैसे लिखोगे V का स्क्वायर, उसकी एवरेज लेना, उसका रूट वैल्यू पुट करना, और ये सब स्टेप एज इट इज़ फॉलो करते हुए चलना। तो फाइनली जो आप आंसर उसको आपका मिलेगा वो आंसर उस ऐसे रहेगा V रूट मीन स्क्वायर वैल्यू इज इक्वल टू V0/√2, यानी वही जो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू होती है वोल्टेज की उसकी पीक वैल्यू का कितने टाइम होती है 0.707 टाइम होती है। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। थोड़ा सा एक दो चीज़ें छोटी मोटी रह गई हैं, उसके बाद हम लेक्चर ओवर करते हैं। मैं बता देता हूँ वो भी आपको, एक मिनट।
हाँ तो देखो बेटा, एक बार जल्दी से पहले तो मैं सारे रिजल्ट्स को सम अप कर देता हूँ जो अभी तक आज आपने निकाले हैं। अल्टरनेटिंग जो वोल्टेज होती है उसकी बेटा इक्वेशन क्या रहती है, V इज इक्वल टू वी नोट साइन ओमेगा टी। ठीक है, उसी अल्टरनेटिंग वोल्टेज की अभी आपने क्या निकाली, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू निकाली। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ वोल्टेज बोलो या अल्टरनेटिंग वोल्टेज बोलो, क्या रिलेशन था, वी नोट बाई रूट टू। उससे पहले आपने क्या निकाला था, अल्टरनेटिंग वोल्टेज की कौन सी वैल्यू, एवरेज वैल्यू। वो रिजल्ट कितना आता बेटा, 2V0/पाई आया था। ठीक है, इसके बाद हमने करंट के लिए, करंट की जो AC की इक्वेशन होती है, I इज इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी। तो वहाँ पे जो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू होती थी करंट की, उसका वैल्यू आई थी हमारे पास आई नोट बाई रूट टू। और एवरेज जो करंट आया है उसकी वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 2I0/पाई। बात ठीक है, बिल्कुल एज इट इज़ सब कुछ लिखा हुआ है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बात करते हैं ये जो आपका सिग्निफिकेंस, इम्पोर्टेंस क्या होती है इसकी, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू की, सिग्निफिकेंस ऑफ रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। देखो ये जो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है, देखो बेटा हमारे घरों में जो सप्लाई आ रही है, वोल्टेज की जो सप्लाई आ रही है, हम हमारे जो इंडिया में जो स्टैंडर्ड सप्लाई चल रही है उसको हम लिखते हैं 220 वोल्ट एट 50 हर्ट्ज। इस बात का मतलब क्या है, मैंने ये तो थोड़ी देर पहले भी बताया था, हमारे घर में जो वोल्टेज आती है ना बेटा, ना तो वो पीक वैल्यू होती, ना वो ये हमारे पास एवरेज वैल्यू होती है, ना वो इंस्टेंटेनियस होती है। वो कौन सी होती है, रूट मीन स्क्वायर। मतलब जो हमारे घर में जो 220 वोल्ट आ रही है और उसकी वो कौन सी वोल्टेज है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ वोल्टेज। और एट 50 हर्ट्ज उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, उसकी फ्रीक्वेंसी है बेटा हमारे इंडिया में 50 हर्ट्ज। मतलब 50 हर्ट्ज का कहने का मतलब मेरा ये है कि मान लीजिए ये हमारे पास अल्टरनेटिंग वोल्टेज है। ठीक है, ऐसे क्या चल रही है बेटा, अल्टरनेटिंग वोल्टेज। तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है बेटा, नंबर ऑफ वाइब्रेशन या फिर साइकिल्स कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड। तो उसने कितने साइकिल दिए हैं, 50। तो 1 सेकंड में जो हमारा अल्टरनेटिंग वोल्टेज है या अल्टरनेटिंग ईएमएफ है वो कितने साइकिल कंप्लीट कर लेगी। यह देखो, यहाँ से यहाँ तक 1 साइकिल होता है, तो 1 सेकंड में बेटा ये कितने साइकिल कंप्लीट कर लेगी, 50 साइकिल। बात समझ में आ रही है ना, क्या बोलने जा रहा हूँ मैं, कि हमारे पास घर में जो सप्लाई आती है उसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, जो हमारे पास अल्टरनेटिंग वोल्टेज आ रही है। तो फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ ऑसिलेशन या नंबर ऑफ साइकिल कंप्लीटेड इन 1 सेकंड। तो देखो 1 सेकंड में ये AC का क्या बोलते हैं हम, एक साइकिल कंप्लीट हुआ। 1 सेकंड में ऐसे कितने साइकिल कंप्लीट कर लेती है, 50 साइकिल कंप्लीट कर लेती है। बात समझ में आ रही है, ये बात समझ में आ रही है। तो ये वैल्यू कौन सी होती थी, पहले तो मुझे ये बताओ, V रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, और ये उसकी क्या है, फ्रीक्वेंसी है। तो देखो जो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है बेटा वो क्या होती है, V0/√2। ये फार्मूला है, अभी अभी हमने पढ़ा है। तो अगर मैं चाहूँ पीक वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकता हूँ ना भाई, V0 क्या थी, पीक वैल्यू ऑफ द अल्टरनेटिंग वोल्टेज, इसकी वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। V0 इज इक्वल टू √2 टाइम्स ऑफ रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ वोल्टेज। ठीक है, ये मैं क्या बता रहा हूँ कि हमारे घर में जो बेटा ये जो AC है ये बार बार फ्लक्चुएट हो रही है। मतलब एक बार 0 थी, मैक्सिमम वैल्यू पर पहुँची, डिक्रीज होती होती मिनिमम वैल्यू पर पहुँची, फिर से क्या हो गई, 0। मतलब हर एक साइकिल में कितनी बार 0 होते हैं, 2 बार 0 होती है, एक बार इधर एक बार इधर। तो देखो एक साइकिल में जो AC है 2 बार 0 पर उसकी वैल्यू पहुंचती है। तो हमारे पास कितने साइकिल हैं, 1 सेकंड में कितने साइकिल कंप्लीट करती है, 50। यानी 1 सेकंड में कितनी बार 0 हो गई, 100 टाइम 0 हो गई। जो हमारे घर में बेटा AC करंट आ रहा है ना, वो 1 सेकंड में 100 टाइम क्या होता है, 0 होता है। क्योंकि ये पर फ्लक्चुएट बहुत तेज़ करता है, इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत तेज़ है बेटा ये फ्लक्चुएट होने की। 1 सेकंड में 100 बार 1, ऐसे 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 बड़ी जल्दी जल्दी ये क्या करता है, फ्लक्चुएट करता रहता है। ठीक है, चलिए फिर बता देंगे इसके बारे में किसी दिन। अभी के लिए आप ध्यान रखिए कि जो हमारा अल्टरनेटिंग करंट है वो क्या करता है, फ्लक्चुएट करता है कितना बार, 1 सेकंड में 100 टाइम। हमारे इंडिया में बेटा यही स्टैंडर्ड चलता है 50 हर्ट्ज। अलग अलग कंट्री के लिए अलग अलग इसका क्या है, स्टैंडर्ड है। तो हम फिर से यहाँ आ जाते हैं। देखो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू जो वोल्टेज की ये फार्मूला है, पीक वैल्यू कितनी हो गई वोल्टेज की, जो यहाँ पे आएगी ये वाली पीक वैल्यू, ये मैं फाइंड आउट करना चाहता हूँ, V0। तो देखो क्या फार्मूला बना मेरे पास, V0 इज इक्वल टू √2 टाइम ऑफ VRMS।
ठीक है। ये वी आर एम एस क्या है, √2 रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, और वो कितनी दे रखी है बेटा यहाँ पे 220, कितने वोल्ट 220 वोल्ट। तो ये वैल्यू जब आप सोल्व करके देखोगे ना, ये आपको अप्रोक्सीमेट मिलेगा 311 वोल्ट। मतलब इस बात का मतलब ये है कि हमारे घर में जो एसी आ रही है, चाहे हम कहने में बोल रहे हैं कि वो 220 वोल्ट की आ रही है, उसकी सप्लाई जो है 220 वोल्ट है, लेकिन एक्चुअल में उसकी जो पीक वैल्यू है वो कितनी है बेटा 311 वोल्ट। तो एसी करंट में जो पीक वैल्यू जो पहुंचती है एसी वोल्टेज में वो 311 वोल्ट होती है, ना कि 220। हाँ, डीसी में वो 220 ही रहती है। अब क्योंकि एसी में ये वोल्टेज तो 311 तक जाती है और डीसी में 220 ही रहती है, इसीलिए ये आपको ज़्यादा तेज़ झटका देगा करंट का। तो हम बोलते हैं कि एसी करंट इज़ मोर डेंजरस दैन डीसी करंट। बात समझ में आ रही है ना मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है। और एक चीज़ नोट करना, मान लीजिए एग्ज़ाम में आपके पास वोल्टेज गिवन है, क्वेश्चन आपके पास आया न्यूमेरिकल करना, और उसमें क्या गिवन है, वोल्टेज गिवन है, और वोल्टेज को ये नहीं बताया हुआ कि ये वोल्टेज है कौन सी, एवरेज वोल्टेज है, पीक वोल्टेज है, इंस्टेंटेनियस है, या रूट है। ठीक है। तो नोट करना, जब भी एग्ज़ाम में इस टाइप की वैल्यू आए कि वोल्टेज की वैल्यू आपके पास क्या हो, गिवन हो, लेकिन ये नहीं पता हो कि वो है कौन सी, तो वो हमेशा ना रूट मीन स्क्वायर वैल्यू होती है बेटा वोल्टेज की। लिख दूँ, क्या बोला मैंने, इफ़ V इज गिवन इन अ क्वेश्चन, कोई आप क्वेश्चन सोल्व करने बैठे एग्ज़ाम वगैरह में या कहीं भी, तो वहाँ पे वोल्टेज की वैल्यू गिवन है, बट वी डिडंट नो, बट हमें ये नहीं पता है कि वो V की कौन सी वैल्यू है। ठीक है। बट वी डिडंट नो व्हाट काइंड ऑफ V इट इज़, ये जो वोल्टेज है ये किस टाइप की है, क्या वो V रूट मीन स्क्वायर है, या फिर V एवरेज है, या फिर V की पीक वैल्यू है, या फिर V इंस्टेंटेनियस है। तो याद रखना, ऐसे केस में जब वोल्टेज गिवन होगी क्वेश्चन में और कुछ भी हमें नहीं गिवन होगा, सिर्फ V वैल्यू लिखी हुई है कि वोल्टेज इतनी है, तो वो कौन सी होगी बेटा, V रूट मीन स्क्वायर होगी। ये बार बार ये जब आप क्वेश्चन करने बैठेंगे ना, इस चीज़ का आपको यूज होगा। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है। अब सुनो, जो हमारे डीसी को करंट को मेजर करने के लिए हम बेटा कौन सा डिवाइस यूज़ करते हैं, एमीटर, वोल्टेज को मीटर करने के लिए वोल्ट मीटर। तो क्या जो आप, अच्छा डीसी जो आप वोल्ट मीटर मेजर कर रहे हो, करंट वोल्टेज को जो मेजर कर रहे हो वो वोल्ट मीटर की हेल्प से, तो वो जो वोल्ट मीटर बेटा वोल्टेज को मेजर कर रहा था वो तो डीसी वोल्ट मीटर होगा, क्योंकि डीसी को ही मेजर करना था। ऐसे ही करंट को मेजर करने के लिए एमीटर डिवाइस होता है, वो जो एमीटर वहाँ पे होगा वो डीसी एमीटर होगा। तो क्या आप उस डीसी एमीटर और डीसी वोल्ट मीटर की हेल्प से अल्टरनेटिंग करंट को मेजर कर सकते हो? नहीं कर सकते हैं। हमें बेटा अगर अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग वोल्टेज को मेजर करना है तो उसके लिए हमें अलग से इंस्ट्रूमेंट बनाने पड़ेंगे, उन्हें हम बोलते हैं एसी एमीटर और एसी वोल्ट मीटर। ठीक है। और इनका दूसरा नाम बोला जाता है बेटा हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट्स। जो एसी को मेजर करने के लिए जो एमीटर और वोल्ट मीटर बनाए जाते हैं ना बेटा, उसका नाम क्या बोलते हैं, हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है। तो मैं लिख भी देता हूँ इस चीज़ को, डीसी डिवाइसेस, जो हमारे पास डीसी डिवाइसेस हैं कैन नॉट मेजर, वो क्या नहीं मेजर कर सकते हैं, अल्टरनेटिंग करंट एंड वोल्टेज। अल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज को डीसी डिवाइस मेजर नहीं कर सकते हैं। जो हमारा नॉर्मल एमीटर वोल्ट मीटर होता है ना, वो बेटा एसी के लिए कितनी रीडिंग दिखाएगा, डीसी वाला जीरो दिखाएगा। नॉर्मल एमीटर, नॉर्मल का मतलब है जो एसी को मेजर करने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं, नॉर्मल एमीटर एंड वोल्ट मीटर सोज जीरो रीडिंग, कितनी रीडिंग दिखाते हैं, जीरो रीडिंग फॉर एसी। क्या कारण है जीरो रीडिंग दिखाते हैं एसी के लिए? देखो, जो हमारा ना मान लीजिए बेटा ये यहाँ पे
क्या है, ये हमारे पास ये नीडल है और ये मान लो सपोज करो एमीटर है। तो एमीटर का काम है कि बेटा अगर करंट होगा तो इधर जाएगी ये नीडल, या फिर अपोजिट डायरेक्शन में कुछ इस तरीके से नीडल फ्लो करती है। अब ये क्योंकि एसी है तो एक बार पॉजिटिव की तरफ जानी चाहिए नीडल, और एक बार कौन सी तरफ, नेगेटिव। भाई जो हमारा एसी करंट है उसके तो दो साइकिल होते हैं, एक साइकिल पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव। तो एक साइकिल के लिए इधर जाएगी, दूसरे साइकिल के लिए इधर। तो हम ऐसे तो कभी करंट मेजर कर ही नहीं पाएंगे, एक बार इधर एक बार इधर एक बार ऐसे ऐसे फ्लक्चुएट होती रहेगी। और ये इतनी तेज़ी के साथ फ्लक्चुएट होगी क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है बेटा, 50 हर्ट्ज, कि आपको ये दिखाई भी नहीं देगी फ्लक्चुएट होती हुई। आप सोचोगे कि ये सुई तो जो इसकी निडल है ये यहीं की यहीं खड़ी है। तो इसीलिए हम ये जो नॉर्मल जो आपके एमीटर और वोल्ट मीटर हैं इसकी हेल्प से हम एसी को मेजर नहीं कर सकते हैं। तो हमें क्या बनाने पड़ेंगे, एसी वाले ही एमीटर और वोल्ट मीटर बनाने पड़ेंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं, हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, मैं लिख दूँ, सो हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट। ये हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट वगैरह आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, क्योंकि ना ये आपके थोड़ा सा जो हमारा क्लास 12th का लेवल है उससे चीज़ें ऊपर चली जाती हैं। बस यहाँ पे सिर्फ ये बताना कि ऐसे इंस्ट्रूमेंट को क्या बोला जाता है, हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट। हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट मतलब हॉट वायर एमीटर एंड वोल्ट मीटर आर यूज्ड टू मेजर अल्टरनेटिंग करंट। बात समझ में आई बेटा। और कौन सा करंट मेजर करते हैं, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू को क्या करते हैं, मेजर करते हैं। ठीक है, तो ये आपका जो लेक्चर है यहीं पे मैं करता हूँ ओवर। अच्छा, एक आपकी प्रदीप वाली बुक में एक छोटा सा क्वेश्चन भी दिया हुआ है, ये भी कहते हो तो मैं आपको बता देता हूँ। देखो यही क्वेश्चन है वैसे तो, जो मैं आपको यहाँ बता चुका हूँ 311 वोल्ट वाला। वो कह रहा है कि व्हाट विल बी द इंस्टेंटेनियस वोल्टेज ऑफ एसी सप्लाई ऑफ 220 वोल्ट एट 50 हर्ट्ज। ये पूछ रहा है बेटा। देखो इंस्टेंटेनियस वैल्यू बतानी है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ फॉर एसी सप्लाई, फॉर एसी सप्लाई। ओह मेरा पेन ख़त्म हो गया। ठीक है, तो चलिए कोई बात नहीं, इस लेक्चर को मैं यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। एसी सप्लाई के लिए वैसे मैं आपको बता देता हूँ, इंस्टेंटेनियस वैल्यू निकालनी थी, और जिसके लिए वोल्टेज वी की वन थी मेरे पास 220 वोल्ट। कितने वोल्ट, 220 वोल्ट। और फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी है न्यू, या फ्रीक्वेंसी बोलो 50 हर्ट्ज। तो बेटा देखो इंस्टेंटेनियस वैल्यू कौन सी होती है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास इंस्टेंटेनियस का मैंने आपको फार्मूला शायद नहीं बताया है। अभी तक आप क्या लिखे जा रहे थे, E इज इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी। ठीक है, या मैं कहूँ V इज इक्वल टू वी नोट साइन ओमेगा टी। देखो E नोट तो होती है बेटा पीक वैल्यू, ठीक है। ई रूट मीन स्क्वायर या वी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू क्या होती है, वी नोट बाई रूट 2 में मैंने बता दिया, एवरेज भी बता दिया। अब सुनो ये जो ई है, ई में जो ये टर्म है, ये देखो मेरे पास पेन नहीं चल रहा, बस ध्यान से सुन लो। मैंने एक बोला इक्वेशन क्या है, वी इज इक्वल टू वी नोट साइन ओमेगा टी, वी नोट साइन ओमेगा टी। तो बेटा ये जो वी की जो वैल्यू है ना, कंप्लीट वी नोट साइन ओमेगा टी, ये कंप्लीट इक्वेशन जो वो होती है ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू ही होती है। कैसी इक्वेशन होती है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ही होती है। तो आपने निकालना है इंस्टेंटेनियस वोल्टेज क्या होगी, किसकी, एसी की, किस सप्लाई के लिए, 220 वोल्ट सप्लाई फॉर 50 हर्ट्ज। तो देखो हमें इक्वेशन क्या लिखनी पड़ेगी, वी इज इक्वल टू वी नोट साइन ओमेगा टी। वी नोट की वैल्यू कैसे निकालोगे, वी नोट अभी अभी हमने निकाली ना, वी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू इज इक्वल टू वी नोट बाई रूट 2, और यानी वी नोट की वैल्यू कैसे आ गई, √2 मल्टीप्लाई बाई वी रूट मीन स्क्वायर। और रूट मीन स्क्वायर की वैल्यू कितनी गिवन है क्वेश्चन में, 220 वोल्ट है। तो वो वहाँ से वैल्यू कितनी निकलेगी, 311 वोल्ट। जैसे अभी अभी मैंने यहाँ पे ये पीछे निकाला हुआ था, ये देखो वी रूट मीन स्क्वायर की वैल्यू होती है वी नोट बाई रूट 2। वी नोट की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, √2 वी रूट मीन स्क्वायर, तो यहाँ से 311 वोल्ट आ गई। तो इसको उस इक्वेशन में पुट कर दो, वी इज इक्वल टू वी नोट साइन ओमेगा टी। वी नोट की वैल्यू कितनी पुट करोगे, 300 साइन, उसके बाद हमारे पास ओमेगा टी। ओमेगा को अगर मैं चाहूँ तो बेटा मैं फ्रीक्वेंसी की टर्म में लिखूँगा, क्योंकि ना ओमेगा जो है एक्चुअल में ओमेगा का फार्मूला था 2 पाई न्यू,
क्या फार्मूला होता है, 2 पाई न्यू। चलो 2 पाई न्यू होता है। तो अभी कैसे बताऊँ मैं, ये पेन भी अच्छे टाइम पे ख़त्म हो गए हैं। चलो ठीक है, इसको फिर किसी दिन देखेंगे। अभी के लिए आप इतनी इतनी चीज़ों को याद रखिए कि ओमेगा 2 पाई न्यू होता है, और अगर फार्मूले में फ्रीक्वेंसी की टर्म में आए तो ओमेगा की जगह 2 पाई न्यू पुट कर देना। ठीक है, तो मैं इस लेक्चर को यहीं ओवर करूँगा, ये ज़्यादा लंबा हो रहा है। तो इन सभी चीज़ों को अपने मैं क्लास में इसके आगे का काम स्टार्ट करवाऊँगा बेटा। जब हमारी कल क्लास होगी ना, इस लेक्चर के बाद का आगे का काम हमने स्टार्ट करना है। तो इससे पहले कि अब ये मैं बनाऊँ, अगर टाइम पे बना तो ठीक है, नहीं बना तो मैं इसको बाद में एडिट वगैरह करके डालूँगा, तो आप इसके लिए पेजेस वगैरह छोड़ देना। ठीक है, चलिए, थैंक यू।